द टूर ऑफ द ट्रॉफी, बाकी चीज़ें सारी बाद में, स्केड्यूल वगैरह, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है और वो आ गई पाकिस्तान और फिर कहाँ कहाँ गई ये लगाए ना सर। साथ साथ आपको बताते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो पहले गई टेक्सिला और टेक्सिला के तारीखी मकामात और खानपुर डैम भी गई भाई। हाँ, वहाँ नुमाइश हुई और टेक्सिला म्यूजियम और धर्मा राजिका में शायकीन क्रिकेट और बच्चों ने और स्कूल में जो थी वहाँ पे भी गई, वहाँ पे ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनवाई। देखो ना क्या लग रही है, इतने बिल्कुल रूइंस हैं टेक्सिला के पुराने ज़माने के और बीच में एक चमचमाती की ट्रॉफी आज जाएगी एबटाबाद एंड यस ये सफ़र उसका जारी है। अच्छा, फिर हमारे स्टार्स, वो हमारी ज़रा बड़ी स्क्रीन उस साइड पे है तो हमें बड़ा मज़ा आता है कि बड़ी सी ट्रॉफी नज़र आ रही होती है। ये देखें जी, शोएब ने ट्रॉफी उठाई हुई है, थामी हुई है। ओके हाँ, सही है। तो तैयार हुए हैं शादाब ने नहीं कोशिश की तैयार होने की, पर देखिए लुक तो वही दे रहे हैं, सारे ट्रॉफी को ऐसी नज़रों से देख रहे हैं कि ये हमारे पास आनी चाहिए। दिन रह गए 24 नवंबर में 18 हो गई है और तैयारियां चल रही हैं उधर मुल्क की। हाँ, मतलब जो भी इसे कह रहे हैं 6 दिन रह गए हैं। अच्छा, आपको बता तो देना दोबारा से, आपको पता है नया हफ्ता है तो हमने वो रिफ्रेशर तो देना ही होता है। तो 24 नवंबर में 6 दिन रह गए हैं। तहरीक इंसाफ इस बार इस्लामाबाद से मुतालबात मनवाने के बाद ही वापस आने के दावे कर रही है और पार्टी रहनुमा तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान की बहन अलीमा खान और अहलिया बुशरा बीबी भी इस बार एहतजाज का हिस्सा होंगी। सो लेट्स सी कि क्या होता है। बुशरा बीबी पेशावर में पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। इंसाफ स्टूडेंट्स और दीगर सियासी अहदेदारों से मुलाकातें भी कर रही हैं और सबको कह रही हैं बानी PTI की रिहाई के लिए जद्दोजहद जो है वो तेज़ कर दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन घंटापुर की ज़ेर सदारत इजलास में एहतजाज की हिकमत अमली तय की गई है और बल्कि अच्छा PTI बड़ी रिलक्टेंट है मानने के लिए कि बुशरा बीबी मुतहर्रिक हैं। खैर बुशरा बीबी ना इनके अनाउंस करते हुए जब बरसर इक़्तिदार थे इमरान खान साहब तब भी बहुत मुतहर्रिक थी, एवरीबडी न्यू। अब कोई ना माने तो वो और बात है। ये कह देना कि शी इज़ अ नॉन पॉलिटिकल लेडी बिल्कुल गलत है। मतलब चले जो भी आप कह लें लेकिन नॉन पॉलिटिकल तो नहीं कह सकते ना। ठीक है, और अब अगर मुतहर्रिक हैं तो इसका शायद पार्टी को फ़ायदा ही हो जाए, लेकिन फिर भी रिलक्टेंट है मानने के लिए क्योंकि इतने साल ये अनाउंस करते रहे हैं कि हम ये नेपोटिज्म नहीं बर्दाश्त करते हैं, हम नहीं चाहते कि रिश्तेदारों में पार्टी चले, लेकिन यही हकीकतें हैं पाकिस्तानी सियासत की। भाई उन पे कोई पाबंदी नहीं है। इफ शी वांट्स टू लीड दिस ये सारा कैंपेन जो है अपने शौहर के लिए तो व्हाई नॉट, तो मान जाए ना, तो इसमें क्या बुराई है। अली अमीन गंडापुर ने कल ऐलान किया कि 24 नवंबर को हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उनकी मौजूदगी में अल जिहाद के नारे भी लगाए गए। अच्छा, गरमा दिया इन नारों ने, फिर वो वैसे ही गरमा देते होते हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम ने एहतजाज से पहले हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। वो वेट कर रहे थे जैसे बात करने के लिए, लेकिन देख लें आप क्या कहा। पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, खान के बाद जो लीडर्स हैं वो ये चाहते हैं कि अभी भी मामला बातचीत के जरिए सुलझ जाए ताकि एहतजाज की जरूरत ना हो। तो क्या ये ऐसा मामला है? क्या आप लोग चाहते हैं, ख्वाहिशमंद है कि हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत हो जाए उससे पहले? हम अपनी शहजाद भाई हम अपनी मीटिंग में इस बात को न कोई गुंजाइश दे रहे हैं और न इस किस्म की कोई बात डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल इसका कोई इम्कान नहीं है। वहाँ खान की कॉल के मुताबिक जाएंगे, पहुंचेंगे, अगर उन्होंने हमारे मुतालबात मान लिए तो हम इनकी बात सुन लेंगे और सुननी भी हमने कहा है। इमरान खान साहब बैठे हैं अडयाला में, अगर एक जलसे के लिए अडयाला खुलवा सकते हैं तो जाएंगे, उन्हीं से खान से बात कर लेंगे, मगर पहले मुतालबात पे हाँ करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ आपको बताएं कि हुकूमत इस बार ज़्यादा सख्तियों के वाज़े इशारे दे रही है और हफ्ते को हुकूमत ने 9 मई के हंगामों की CCTV फुटेज जो है वो जारी की, जिसका मकसद PTI को बज़ाहिर पैगाम देना था कि हुकूमत और दीगर स्टेक होल्डर्स इस मामले को भूले नहीं हैं। 9 मई के केसेस को फिलफौर डिसाइड होना चाहिए और ना सिर्फ डिसाइड होना चाहिए बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो बार बार कह रहे थे कि शवाहिद सामने लेके आए, CCTV फुटेज सामने लेके आए, तो ये हम तमाम तर CCTV फुटेज तमाम शवाहिद कौम के सामने ले आए हैं। तो अब इनको चाहिए कि ये कौम से ना सिर्फ माफ़ी मांगे बल्कि जो जुडिशल केसेस जो अभी ज़ेर इल्तवा हैं वो तमाम तर केसेस का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए और इन मुलजिमान को, इन मुजरिमान को जिन्होंने दुश्मनों के एजेंडे को आगे लेकर चले, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए।
हुकूमत अपनी जगह काफ़ी पुरएतमाद है कि माजी की तरह इस बार भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा एहतजाज छोड़कर भाग जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इनसे पहले भी निपटा था, अब भी निपटेंगे। उन्होंने तमाम PTI वालों को डबल एजेंट करार दिया। ये भी कहा कि सबसे पहले खान साहब के बच्चे आएँ और लीड करें फ्रंट से। ये सारे रंगबाज हैं समेत उसके जो है इमरान खान के, लेकिन इस दफ़ा भी आएंगे तो इंशाल्लाह ताला जो पहले दो हमला जो है वो उन्होंने किए और जिस तरह वो शिकस्त खा के गंडापुर सब फरार हो गए, जो लश्कर था उसको बेजारों मददगार छोड़ के, तो इस दफ़ा भी यही होगा। इतना ये डू और डाई वाला के मसला बना हुआ है कि लोगों के बच्चे जो हैं उनको सड़कों पे आते हैं, उनको रोलते हैं सड़कों के ऊपर, और ख़ुद इमरान खान के बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं, आसाइश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये अपने बच्चों को नहीं लाते, लोगों के बच्चों को जो लेके आएंगे 24 को, अपने बच्चे भी लगाएं, आगे लगाएं, लोगों को पता लगे कि ये लोग जो हैं इनकी स्टेक्स कोई है, इनका कुछ दाव पे लगा हुआ है। वैसे सारों के बच्चे बाहर हैं, मतलब इसमें किसी को काउंट करके ऑलमोस्ट सारों के बच्चे जो है ना वो बाहर ही होते हैं और बाहर ही पढ़ रहे होते हैं। इफ दे विश टू कम बैक दे कम बैक। तो ये कहना कि उनको भी वापस आना चाहिए, इट रियली डजंट होल्ड मच वेट टू बी ऑनेस्ट। बट यस, फिर दीगर जो नौजवान हैं उनसे अल जिहाद के नारे ना लगाएं अगर आपके घर में आपके बच्चे जिहाद करने के लिए तैयार नहीं हैं। आई थिंक दिस मेक्स सेंस। मतलब चलिए खान साहब को छोड़ दीजिए, उनके बच्चे, उनका कभी यहाँ ना स्टेक था, ना है, ना शायद कभी होगा, बट अदरवाइज बाकी जो लीडरशिप है इनमें से कितनों के बच्चे आपको नज़र आते हैं यहाँ पे जिहाद करते हुए, बाकी मेरे और आपके जैसे लोगों के बच्चों के अलावा? फिर ये एनीवे अच्छा जी, तहरीक इंसाफ बाय द वे पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली बानी PTI की रिहाई के लिए फैसला कुन सियासी जंग करने जा रही है, लेकिन बैरून मुल्क भी कोशिशें जो हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। अमेरिका के 46 अरकान कांग्रेस ने बड़ी काफ़ी कोशिशें तेज चल रही हैं। बिल्कुल अमेरिकी सदर जो बाइडन को ख़त लिखा है, बाय द वे अभी भी सदर तो जो बाइडन ही है ना, तो ख़त में मुतालबा किया है कि अमेरिकी हुकूमत इमरान खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं की रिहाई के लिए अर्जेंट कोशिशें करे। और कुछ अर्सा पहले भी अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से ज़ायद अरकान ने बानी PTI इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करने के लिए जो बाइडन को ख़त लिखा था। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात भी की थी और अभी तक इन खतूत का शहबाज हुकूमत बज़ाहिर कुछ असर तो वैसे कोई नहीं हुआ। अच्छा जी, उधर अमेरिका में एक अलग ही सीन चल रहा है। मतलब माशाल्लाह ट्रंप साहब चुन चुन के भारत नवाज लोगों को अहम तरीन ओहदों पर बिठा रहे हैं, जिनका बड़ा ही सख्त मौक़िफ़ रहा है पाकिस्तान के बारे में। और कुछ बड़े कंट्रोवर्शियल लोग भी हैं जिनके बारे में तो अमेरिका में ही एहतजाज हो रहा है कि ये किन को आप बिठा रहे हैं, कुछ जिनके अगेंस्ट बड़े सीरियस केसेस भी हैं। सो जिस हंगामा खेजी की तवक्को थी लोगों को, या खदशा था, तवक्को नहीं खदशा था, वो पूरी हो रही है। खैर, नादिया सब वही हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथी हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं पेशावर से। नादिया, जिहाद 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 के नारे लग रहे हैं, तैयारी पूरी है। आपको पता है एक कन्फ्रंटेशन वाली सूरत हाल तो बनी जाती है जब डंडे भी होते हैं हाथों में, मास्क भी होते हैं, और एंड टाइम्स हमने पिछली दफ़ा देखा है कि मुसल्लह लोग भी इस जुलूस में मौजूद होते हैं। नादिया, आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ अब मुझे आ रही है? जी, अब आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? नादिया, क्या तैयारी है? चलें पहले यहाँ से शुरू करते हैं। माहौल क्या है पेशावर एंड गिरदो नवाह में? मतलब वो जो जोश नज़र आता है PTI के एहतजाज में, वो नज़र आ रहा है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि PTI की हुकूमत है और जितने भी अभी जलसे जुलूस माजी में रहे जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वापस भी आए और बहुत सारे ऐसे मसाइल ने भी जन्म लिया, पार्टी में इख्तलाफात अपनी जगह जो अब तक है, लेकिन इसको एक तरफ वलाई तक रखते हुए जो इस वक्त सियासी टेम्परेचर है खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है। 24 नवंबर को ऐलान किया गया है PTI का मुल्कीर एहतजाज का, और इस दफ़ा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ये फ़ाइनल कॉल है और बानी PTI ने ताकीद की है, उनको हिदायत जारी की है कि ये फ़ाइनल कॉल होगी एहतजाज की और आप लोगों ने इस्लामाबाद पहुंचना है और वहां जाकर जब तक बैठे रहना है जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। अब अगर हम बात करें कारकुनान की
या जो हमारे पीटीआई के ओहदेदार हैं तो उनको भी बिलखुसूस जो चूँकि सवाबी में से पहले जलसा हुआ वहाँ पर इनका जोश गरमाया गया, उनको बताया गया कि हम बानी पीटीआई की रिहाई के लिए दोबारा इस्लामाबाद जाने के लिए नई तारीख का ऐलान करेंगे। चूँकि 24 नवंबर का ऐलान भी हो गया और उस पर उससे भी बढ़कर ये कि बुशरा बीबी रिहाई के बाद जब पेशावर पहली मरतबा आई तो कहा यह जा रहा था कि वो सीएम हाउस में ही हैं और कहा यह जा रहा था कि वो गैर सियासी हैं और वो किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी में नहीं शामिल होंगी। तहम अभी जो नई डेवलपमेंट है वो यही है कि बुशरा बीबी लाहौर वापस गई कुछ दिन पेशावर में क़याम के बाद, फिर दोबारा जब वापस आई तो उन्होंने बहुत सारी मुलाकातें की हैं, चाहे वो पीटीआई के अहदेदारान हैं, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान हैं और मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स, इवन उन्होंने यंगस्टर्स से भी मुलाकात की है, यूथ से, ताकि वो 24 नवंबर को होने वाला जो जलसा है, जो एहतजाज है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुतहरिक कर सकें उन लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद यहाँ से जा आप वहाँ हैं, हम आपकी एक सेंस जानना चाहते हैं क्योंकि ये इतनी स्टेटमेंट्स अली अमीन गंडापुर की साइड से स्पेशली आ चुकी हैं, सर पे कफन बांध लो और ऑल दैट, जितने भी एहतजाज, ठीक है, लेकिन हम पिछले जितने भी बार ये निकले हैं इस्लामाबाद की तरफ तो ऐसी ही बातें होती हैं। आपको इस पर कुछ मुख्तलिफ लग रहा है कि दिस इज द एंड ऑफ इट ऑल, कि ये जो 24 को होने जा रहा है ऐसा तो कभी पहले हुआ नहीं? हम जरा डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं कि पहले वो क्या करते रहे हैं और अब इस 24 वाले को ये बहुत बड़ा बना रहे हैं, तो इज इट लाइक दैट? देखिए, माजी में भी ज़िला खैबर पख्तूनख्वा हमेशा इसी किस्म की तकरीर करते रहे हैं और उन्होंने जो कारकुनान जो इस वक्त भी इस्लामाबाद में हैं, मुख्तलिफ जेलों में हैं, इसी तरह उन्होंने बहुत सारे कारकुनान को अपने साथ निकाला, यहाँ से लेके बड़ी तादाद में लोगों को गए, लेकिन वो वापस चले आए और 2 मरतबा उनका जो वापस आना है वो अभी तक एक सवालिया निशान भी है। और अगर बात करिए कि ये आया इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ होगा, तो जो उनकी तकारीर है वो कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, मिलती जुलती तकारीर है, जिसमें पहले भी उन्होंने यही दावे किए थे कि हम जाएंगे वहाँ पर और अपना जो है झंडा वहाँ पर गाड़ के आएंगे और बानी पीटीआई की रिहाई हम करवा के आएंगे। इवन उन्होंने वो कोई डेडलाइन भी दी थी कि हम इस तक अगर हमारा ये दावा है कि हम बानी पीटीआई को रिहाई दिलवा के रहेंगे, तो हम ऐसा नहीं है। और अभी भी जो गुज़िश्ता रात को एक इजलास हुआ है पीटीआई का, उसमें जो हमारा रास्ता अल जिहाद के जो नारे लगवाए गए हैं और बानी पीटीआई जानिसार बानी तेरे जानिसार, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामिक टच आपको पता है बहुत ज़रूरी है और वो पता ही है आपको ज़रूरी है, मे बी इट्स नॉट अ टच एंड दे एक्चुअली बिलीव कि वाकई उनको ये जिहादी लग रहा होगा, मे बी। बहुत शुक्रिया आपका नादिया। वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं। वलीद साहब बताइएगा क्या प्लान है, मतलब धरना होगा, कब तक बैठेंगे? मौसम भी सख्त है, हुकूमत और रियासती सख्तियाँ भी सहनी होंगी, ऐसा क्या नया करने का इरादा है जिससे हुकूमत और रियासत का दिल दहल जाएगा और वो मुतालबात मान लेंगे आप लोगों के? देखिए, इसका तो बड़ा सिंपल सा जवाब जो है वो तो यही है कि ये एक पुरअमन और गैर मुसल्लह इज्तिमा होगा और ये अल्फाज हमारे आइन के हैं, आर्टिकल 16 के, कि हर शहरी को पुरअमन और गैर मुसल्लह इज्तिमा का हक है, बुनियादी हक है। देखिए, इसका तो बड़ा सिंपल सा जवाब जो है वो तो यही है कि ये एक पुरअमन और गैर मुसल्लह इज्तिमा होगा और ये अल्फाज हमारे आइन के हैं, आर्टिकल 16 के, कि हर शहरी को पुरअमन और गैर मुसल्लह इज्तिमा का हक है, बुनियादी हक है। ये हमारा आइन वादा करता है, गारंटी करता है। और इसका जो अगर आप पूछ रहे हैं कि एग्जैक्टली उसकी क्या तरीकाकार होगा, तो यस, एक मार्च होगा इस्लामाबाद की तरफ, मुख्तलिफ जो दीगर पाकिस्तान के हिस्से हैं, सिवाय के बलूचिस्तान के और जो कराची या सिंध के लोग हैं, उनको इमरान खान साहब ने, हमारे बानी चेयरमैन ने यही पैगाम दिया कि वो अपने अपने शहरों में जो है वो इज्तिमा या एहतजाज करें। लेकिन अदरवाइज़ जो है वो बाकी इस्लामाबाद ही की तरफ का है जो अभी प्लान वही है। और ये भी आप सुन चुके होंगे और मैं दोहरा रहा हूँ, गंडापुर साहब ने पिछले जो बड़े जलसे में ये कहा था कि फिर जब ये फाइनल कॉल आएगी तो फिर जब तक ये हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम वापस घर नहीं जाएंगे और ऐसी तैयारी करके आए। सो एक मार्च और एक जलसा और एक धरना जो है आप उसकी तवक्को कर सकते हैं, यही हमारा प्लान है जी। अच्छा, इट साउंड्स लाइक दिस इज़ अ बी इट ऑल डू एंड डाई काइंड ऑफ मार्च जो ये होने जा रहा है और मुल्क के अंदर कानून और आइन के मुताबिक अपने मुतालबात के लिए एहतजाज पर कौन आपकी राय से इख्तलाफ कर सकता है? डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में अमरीका और बरतानिया को मुदाखलत का कहना
लॉबिंग करना, क्या ये सब मुनासिब है? इसका क्या जवाब है? देखें जी, ये सवाल आप हमसे आज पूछ रहे हैं। आपने कभी MQM वालों से पूछा है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में वो क्या कर रहे थे और वो किन से रजू कर रहे थे, और जिनीवा में वो क्या कर रहे थे, लंदन में वो क्या कर रहे थे, वाशिंगटन DC में वो क्या कर रहे थे? आपने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से या उनके किसी आज के जो लीडर्स हैं, उनके शौहर जो अब सदर पाकिस्तान हैं, या शरी रहमान साहिबा जो उस पर बड़ा अपना शोर मचा रही हैं, कभी उन्होंने अपना गिरीबान झांका है? ये इंगेजमेंट जो है ख़ास तौर पे उन ममालिक में जिनके साथ पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जो मुआशी जो हैं और जो तजारती ताल्लुकात हैं, अमेरिका और UK, ये 2 बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं और आप वहीं ज़्यादा देख रहे हैं, और वहाँ पे बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। और बाय द वे मैं इसमें भी वाज़े कर दूं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा गर्दानती थी कि अमेरिका उनके बाप का कातिल है, और अपने बाप के कातिलों से भी वो जाके सेनेटर गालब्रेथ से, सेनेटर पेल से वो बराए रास्त जो है अपने वालिद की जान बचाने के लिए भी अपील कर रही थी। और अमेरिका ने तो खान साहब की हुकूमत भी गिराई थी, अब वो इनको जेल से भी आज़ाद कराएंगे, तो तजाद तो यहाँ भी है और उनसे उनकी बारी पे ज़रूर सवाल किया जाता है और होता है। लेकिन अब चूंकि आपका मामला ज़ेर बहस है, इसलिए आपसे सवाल हो रहा है। अब ये भी बता दीजिएगा, बैरूनी दबाव भी पैदा किया जा रहा है, लेकिन असल काम तो आपको पता है अंदरूनी दबाव से ही होगा आपका। अब इसके लिए पार्टी को एक पेज पर नज़र आना भी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग शिकवा कर रहे हैं कि पार्टी ने उन्हें भुला दिया है। वो कहते हैं जी अगर किसी के पास वक्त हो तो ज़रा आके हमसे भी मुलाकात कर लें। तो ये मामलात भी हैं, पुराने वर्कर्स तकलीफ़ में भी हैं और शिकवा भी कर रहे हैं। हमारी पार्टी जो है एक तो उसमें हर पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफ एक दूसरे के चलते रहते हैं, अंदरूनी जो होते हैं मामलात पे कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर देता हूँ कि किसी किस्म का कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है जो आप समझ लें कि जिससे कोई पार्टी तितर बितर हो गई है, बल्कि उसके बरक्स अगर उसमें यूनिटी एक है जो सबसे नुमाया, वो यूनिटी और वो इत्तेहाद पाकिस्तान की अवाम और हमारी बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के दरमियान है, और वो बिल्कुल कायम दायम है और वो रोज़ जो है वो मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। मैं खुद कई अदालती पेशियों पर अपने लीडर से जाके मिलता रहा हूँ, तो मेरे इल्म में ये बात नहीं थी कि शाह साहब की कोई ट्रायल यहाँ लाहौर में है। अगर मुझे इल्म होता और की तारीख पता होती तो मैं खुद चला जाता। मेरी ख्याल यही था कि वो अडियाला में है और उनके ट्रायल्स जो हैं ज़्यादातर वहीं पे हो रहे हैं। लेकिन जब ये बंद कमरे में ट्रायल्स होते हैं और जिस तरह से किए जा रहे हैं, ये एक अलग जो है बैनुल अक़वामी कवानीन की भी और पाकिस्तान ने जिन मुआहिदों पर दस्तखत किया हुआ है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। तो शाह साहब की शिकायत जुज़वी तौर पे तो हो सकता है दुरुस्त हो, लेकिन अमूमी तौर पर जो है वो शिकायत उनको करनी चाहिए पाकिस्तान के हुक्काम से, जो कि दुनिया भर में और पाकिस्तान भर में भी वैसे तो अदालतें जो हैं वो खुली अदालतें होती हैं, कोई भी वहाँ आ जा सकता है और वहाँ सब उनको मिल सकते हैं। लेकिन जब बंद कमरों में अदालत लगती है तो फिर लोगों की रसाई भी उस तक महदूद होती है, उन अफराद तक जो कि इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। के सवाल के ख़ास तौर पे उस हिस्से का जवाब भी मैं देना चाहता हूँ कि जी बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अंदरूनी सतह पर जो है सबसे ज़्यादा दबाव तो अंदरूनी ही होता है। और आपके ख्याल से जो 24 नवंबर को जो हम कॉल दी इसीलिए किया जाएगा, लोग इंपोर्ट करके तो नहीं जो है हम जाहिर है कि आप लोग अंदरूनी दबाव डाल सके। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का वलीद साहब। Senator Waleed Iqbal, thank you for being with us. How is everybody doing? Especially in Punjab, how is everybody doing? क्योंकि आपको पता है ना कि पंजाब में वीकेंड बड़ा ही ज़बरदस्त हो गया एकदम से, स्मोक के लेवल्स जो हैं वो भी नीचे आ गए। बट ऑफ कोर्स ये पॉसिबल किस तरह हुआ? एक ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से। अदरवाइज आई थिंक वी आर काइंड ऑफ बैक टू द न्यू नॉर्मल नाउ। रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह 4 बजे तक डाइन इन करा सकते हैं, उसके बाद शाम 8 बजे तक टेक अवे की इजाज़त है और 8 बजे के बाद सब बंद। स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह आपको पता है पहले ही बंद हैं। नहीं, बट अब पहले ही बंद है और अब मजीद आपको पता ना डेट जो है वो आगे होती जाती है। तो अब ये कहा जा रहा है 24 नवंबर तक, और नॉट ओनली जस्ट लाहौर और मुल्तान दोनों में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे जो हैं वो 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। और इसके अलावा फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर और दीगर इर्द गिर्द के जो इलाके हैं यहाँ पर निजी और सरकारी दफातर में जो अमला है वो 50% होगा। इसके
ज़्यादा नहीं हो सकता। And this is going to stay till 31st of Jan, by the way. It is 31st of Jan, लेकिन जो तालीमी इदारे हैं उनका नोटिफिकेशन 24 नवंबर तक आया है। अच्छा, जाहिर है कि कल लाहौर में थोड़ी सी धूप निकली और सूरज की झलक नज़र आई तो लोगों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ गई, अखबारों में आज तस्वीरें भी लगी हुई हैं, लेकिन टुडे इट इज़ अगेन नॉट अ वेरी ग्रेट डे। अच्छा, एक आयरॉनिक किस्म की बात है, मतलब कौन एक्सपेक्ट कर सकता है। सो माय ब्रदर वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर टू कराची और जब टेक ऑफ किया जहाज और जब बादलों से ऊपर आए तो उसने कहता है कि मैंने 10 दिनों में पहली बार सूरज तब देखा जब जहाज जो था और बड़ा अच्छा महसूस किया कि सूरज तो निकल ही रहा है। और कल ऑल्दो लाहौर में सूरज निकला थोड़ी देर के लिए, हवा में जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उसकी भी मिकदार कम हुई, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 200-160 के करीब आ गया जहां 2000 पे था कुछ इलाकों में। इस सारी सूरत हाल के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। हुमा, कल मेरी एक एजुकेशनिस्ट से बात हो रही थी और जाहिर है एक हमारे A+ कैटेगरी के स्कूल हैं और बाकी जो स्कूल हैं हमारे ज़्यादातर जो 3000-4000 फीस लेते हैं, 2000 फीस लेते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स फॉल इन दैट कैटेगरी। प्राइवेट स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ और जाहिर है स्कूल चूँकि बंद हैं और इनके बच्चों के पास कोई ऑनलाइन पढ़ने का निज़ाम नहीं है। ये बच्चा किसका है? ये दुकान रेडी वाले का बच्चा है, चौकीदार का बच्चा है, घर पे आपकी मासी आती है उसका बच्चा है जिसने अपने बच्चों को कुछ ठान लिया है, कुछ पढ़ाना है, कुछ बनाना है, ये सब वो बच्चे हैं। अब इनके वालिदैन ये भी नहीं समझने को तैयार होते कि बच्चा स्कूल तो जा नहीं रहा इसलिए फीस नहीं दी जा रही। अच्छा, बाय द वे ये बात तो आप कर रहे हैं एंड इट माइट साउंड टू पीपल लाइक हम सरकारी स्कूलों की सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन लिटरली जो गलियों में हम प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहे हैं, हम सरकारी स्कूलों की नहीं बात कर रहे हैं। दीज आर प्राइवेट स्कूल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। 80% प्राइवेट स्कूल जो इस टियर में फॉल करते हैं उनकी बात कर रहे हैं और ये वो स्कूल हैं जिनके वालिदैन कहते हैं जी हमारा बच्चा तो स्कूल नहीं आ रहा, हम फीस नहीं देंगे। अब जब फीस नहीं आती तो जाहिर है जो स्कूल ओनर है उसने बिल्डिंग का किराया निकालना है, टीचरों को तनख्वाह देनी है। ये वो कैटेगरी ऑफ स्कूल, एक पूरा इकोसिस्टम है। मतलब आप इमेजिन करें ना, जो गली मोहल्लों में जो गलियों में स्कूल बनाए होते हैं किसी भी नाम के साथ, हम उन स्कूलों की बात, दे आर प्राइवेट स्कूल्स, तो उनकी बात हो रही है। इट इज़ अ चैलेंज। अच्छा, चैलेंजेस की बात हो ही रही है, अब हम कितने शहरों के नाम ले रहे हैं कि जहाँ स्मॉग है, हम पेशावर को भी बीच में डाल लिया, मुल्तान वगैरह की बात हो रही है, अब रहीम यार खान को भी आप ऐड कर लें। 669 जो है इसका AQI इंडेक्स पे इसका मीटर रीडिंग है 616। दिस इज बैड, मतलब ये बहुत ज़्यादा फिगर है। और साथ ही आपको बता दें कि और भी बड़े शहर हैं जैसे दूसरे और लाहौर है तीसरे नंबर पर है। इससे पहले लाहौर दूसरे नंबर पर था। सो वो जो 200 लाहौर को तो एक वो 200-150 वाली जो सूरत हाल थी ना, जो कहानी थी वो कल ही थी क्योंकि कल संडे भी था, इट वाज नॉट अ वर्किंग डे और 3 दिन का बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन काइंड ऑफ सिचुएशन भी थी। उसका असर हमें नजर नहीं आया, लेकिन कब तक? जाहिर है अब आप किसी मजदूर से पूछें कि वो नई दिहाड़ी लगा पा रहा तो वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा, कैसे अब उसकी ज़िंदगी गुजरेगी। इसलिए हम यही कहेंगे कि इट इज़ अ वेरी टफ डिसीजन फॉर द गवर्नमेंट टू। ज़ाहिर है आसान नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप अपने इर्द गिर्द लोगों का प्लीज़ ख्याल रखें और एटलीस्ट सबसे पहले ये कुछ होना चाहिए कि दिहाड़ीदार और स्कूल्स का निज़ाम थोड़ा बहाल हो, बेहतर हो, जैसे ही फ़ज़ा और आलूदगी कम हो और मौका मिले। अदरवाइज बहुत खर्च हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जब अटेंशन ना दी जा रही हो जहाँ ज़रूरत है तो बहुत सी चीज़ें कंपाइल हो जाती हैं। और एग्जैक्टली अब्दुल्ला जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं वो ही है। मतलब कि पहले थॉट अबाउट द स्मोक तो काफ़ी देर से चल रही थी, जो इस साल जो लेवल्स हो रहे हैं दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। हम मजीद इस पे बात करेंगे विद सम एक्सपर्ट्स। मच मोर टू इट देन व्हीकल कंबस्टिंग फ्यूल एंड ऑल दैट। रहीम यार खान में कितनी आबादी होगी रहीम यार खान की? लेकिन ये फिजा है ना, मतलब इधर उधर ये आप इसको कंटेन तो नहीं कर सकते ना इन बॉक्स। अगर इतने छोटे पॉकेट्स और इतनी कम पॉपुलेशन वाले शहर भी इतना शदीद मुतासर हो रहे हैं कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आ रहे हैं। वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट क्रिकेट नाउ, क्योंकि वीकेंड को आपने शायद देखा या नहीं देखा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। ऑल्दो मेजबान ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल हो चुकी है, तो सीरीज तो वो जीत ही चुके हैं। लेकिन क्या ही बात हो, अगर हम एक मैच तो जीत जाएं तो पाकिस्तान टीम के फेवरेट फॉर्मेट में इस सीरीज हारने से वनडे सीरीज में जीत की क्या कहेंगे हम, खुशी मांस पड़ी है सर्टनली। अच्छा, पता पिछला मैच ना हमारे लिए एक परफेक्ट सेटिंग था।
मतलब हम नहीं एक्सपेक्ट करें कि जी हम अब पहले बैटिंग करते हुए कोई 200 बना लेंगे ना T20 फॉर्मेट, या किसी और टीम के 200 का हम फेस कर लेंगे। हमने अपनी सेटिंग परफेक्ट बनाई, मतलब हमने 150 के अंदर टीम निपटा दी, उसके बाद हम नहीं चेस कर सके। देयर वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बड़ा मुश्किल नामुमकिन, लेकिन वी ऑल्सो ऑल ऑफ अस नीड टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट। क्यों नामुमकिन है? मतलब पिछला वाला मैच आपने देखा है, हम जीत सकते थे ना आराम से। दे आर क्वेश्चंस जो कि ऑब्वियसली डिसीजन मेकर्स से भी हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो स्ट्रैटेजी है उसको लेके भी हैं, हमारा जो स्ट्राइक रेट है, कुछ खिलाड़ी जो हम किंग कह लें, क्वीन कह लें, वजीर कह लें, प्यादा कह लें, कुछ भी कह लें, अब वो क्या इस फॉर्मेट में टीम के लिए ये निकली है अब्दुल्ला, अगर असेसमेंट की जाए, जो कि ऑब्वियसली हमारे एक्सपर्ट्स ही असेस करेंगे, लेकिन फिर भी हम बात कर लें कि पूरे अभी तक जितना टूर्नामेंट गुजरा है, हमने देखा है कि हमारे बॉलर्स वर फाइन, दे डिड देयर बेस्ट, हमारी बैटिंग वाज नॉट गुड, was not up to the mark, let's just put it that way। तो वो एक एरिया है जिसमें which is very strange, क्योंकि हम काफ़ी ठीक ठाक होते हैं उस डिपार्टमेंट में, लेकिन वो डेफिनेटली हमारी बॉलिंग बेहतर थी और हमारी बैटिंग इतिहास नहीं थी। जिस किस्म के कैचेस हमने ड्रॉप किए हैं, फॉर इंस्टेंस बाबर भाई ने जो कैच ड्रॉप किया, मतलब इस लेवल का खिलाड़ी हो और वो कैच ड्रॉप करे, या शाहीन साहब ने जो किया, अच्छा नसीम वाला होता ना तो हमें ठीक है यार, मतलब मुश्किल कैच था, बट अदरवाइज look at the performances of these batters and look at the catches they are dropping and अच्छा जल्दी से आपको लेटेस्ट ये बता दें कि जी अब ये लग रहा है कि अब ये कहा ये जा रहा है, बताया जा रहा है कि आकिब जावेद को पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां जो हैं वो मिलने का इम्कान है। तो देयर आर सम चेंजेस दैट आर हैपनिंग, दिस इज वन ऑफ देम। और ज़राए के मुताबिक पीसीबी अब जो है वो मुल्की कोच यानी अपने कोच को मुस्तकिल जिम्मेदारियां देगा और मौजूदा हालात में किसी भी हेड कोच के लिए जिम्मेदारियां संभालना किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, लेट्स आस्क राशिद लतीफ़ भाई हमारे साथ हैं, सोहेल भाई हैं, राशिद हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। राशिद भाई आपसे शुरू करते हैं। राशिद भाई मतलब बड़ा दुख मुझे इसलिए ज़्यादा है कि मुझे बड़ी उम्मीद थी कि दूसरा मैच हमारी परफेक्ट सेटिंग में बैठ रहा था, हम ये मैच जीत सकते थे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का था, लेकिन अगेन हम इस स्ट्राइक रेट के खिलाड़ियों को टीम में रख कर ये कोई मिरेकल एक्सपेक्ट करें मुश्किल है। आपने दुरुस्त फरमाया, और जिस तरह से हमारी टीम खेल रही है 1.5 ईयर से T20 स्पेशली ये जो फॉर्मेट है, हम बहुत अच्छा नहीं खेल रहे। कभी हमारी बैटिंग हमें हरा देती है, कभी हरवा देती है, कभी हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं होती है। आप याद करें अमेरिका से मैच हुआ था, हम बॉलिंग से बहुत तवक्कुआत थी, वो मैच हम नहीं जीत पाए। फिर इंडिया से मैच था, बहुत सारे मैचेस ऐसे हुए जो कि बैटिंग की वजह से हमारे स्ट्राइक रेट एक इशू रहा है हमारा। हमने परसों शोज किए, उसमें यही इंडिकेट किया कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। हर नंबर के ऊपर स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए 150 प्लस है, और पाकिस्तान ओपनर से लेके 7 नंबर तक हमें इश्यूज हैं। हमारा मैक्सिमम जो स्ट्राइक रेट है 144 है, नंबर 4 पे खेला गया है 1.5 ईयर में, जिसमें वो फखर खेलते थे उस नंबर के। उसके अलावा कोई भी बैटर ऐसा नहीं है जो कि इस स्ट्राइक रेट को बेहतर कर सके। पिछले मैच की बात करते हैं, जीता हुआ मैच था, और अगर हम 150 भी नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारी बैटिंग में बहुत ज्यादा फॉल्ट है। लेकिन अगर मैं एक दूसरी तरफ पिच को देखता हूँ, बॉलिंग को देखता हूँ, तो 3 ओवर में शुरू में हमने 48 रन दिए, शायद वो मैच भी कॉस्ट किया हमें बैटिंग भी और बॉलिंग दोनों कॉस्ट कर रही है। दुनिया 1 ओवर कराती है एक बॉलर से, फिर सेकंड ओवर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथे बॉलर, 4 ओवर डिफरेंट बॉलर। हम लोग 2 ओवर शाइन से जरूर करा रहे हैं, और शाइन T20 में बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। उन्होंने 2 मैच में 60 प्लस 6 ओवर में कंसीड किए हैं, जो कि उनका खासा नहीं है। नसीम शाह मुझे फिट नहीं लग रहे उनको भी, तो ये हमारी बॉलिंग के साथ बैटिंग भी फर्क पड़ रहा है। फील्डिंग आपने देखी ली है, तो इस फॉर्मेट में हमें बहुत मेहनत की जरूरत है। और पाकिस्तान में या दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला फॉर्मेट है वो T20 है, तो इसमें तवज्जो की जरूरत है, और हो जाएगी। ये नहीं है कि लेकिन आपको नए प्लेयर्स साइंस और हमारी ये फुल स्ट्रेंथ है, और ऑस्ट्रेलियन पार्ट टाइमर्स हैं जिनसे हम इस तरह हार रहे हैं, ये भी देखना चाहिए हम सब। और हमारे प्लेयर्स अगर देखा जाए तो फुल इंटरनेशनल स्ट्रेंथ है, A+ हमारी टीम है। और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सबसे ज्यादा यही T20 लीग ही खेलते हैं।
ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फ्यूचर की टीम बनाई है, बहुत स्ट्रांग टीम है वो। आपने देखा होगा जैक मैकगर को खिला रहे हैं वो, साथ में मैथ्यू शॉट को खिला रहे हैं, ये अपने मोमेंटम में खेल रहे हैं, ये स्ट्राइक रेट को नीचे लेके नहीं आ रहे। इनके वही स्टॉइनस है, वही मैक्सवेल है और वही टीम डेविड है। ये फ्लॉप हो ना हो, ये खेलना ही खेलना है, क्योंकि T20 इनके लिए बनाया है इनको। वनडे T20 में एक रोल दिया हुआ है। तो हम लोग सोचते हैं कि साइम अयूब हर मैच में रन करेगा, 2 मैच में रन नहीं करता, हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। आमिर जमाल बहुत अहम प्लेयर रुकन हो सकते थे ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि टेस्ट सीरीज लास्ट ईयर जो खेली थी उसमें परफॉर्म किया था। तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको हमें आजमाना चाहिए था, और कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको लंबे मौके देने चाहिए, जिनका स्ट्राइक रेट बेहतर हो। आउट जरूर हो जाते हैं, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया को अगर मुआवजा करते हैं तो वो बार बार उनको मौका देते हैं। साइम वाली बात तो हम पहले भी कर चुके हैं। सलमान अली आगा का बड़ा अच्छा ये PSL गया था, लेकिन वो किसी और नंबर पे खेलता था, वो ऊपर के नंबरों पे खेलता था। मतलब ये सलमान अली आगा कभी भी T20 के बहुत बेहतर प्लेयर नहीं रहे। उनका 118 119 का उनका स्ट्राइक रेट है। वो हम उसको किस तरह से अब्दुल्ला शफीक के ऊपर लेके आ सकते हैं, किस तरह कामरान गुलाम के ऊपर लेके आ सकते हैं। ठीक है, उनकी टेस्ट की परफॉर्मेंस पे हमने उनको रिवॉर्ड दिया, ठीक है, लेकिन शायद वो T20 के इतने अच्छे प्लेयर साबित नहीं हो सकते। ये तो बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई है, और ख़ास तौर पे बिकॉज आज हमारा तीसरा है, और चूंकि हम ODI सीरीज़ एक जीत चुके हैं, एक बड़ा अपलिफ्ट हुआ एक कॉन्फिडेंस, और यू कुड सी दैट कॉन्फिडेंस इन द प्लेयर्स एज वेल। अब क्या हम बैक टू द पेविलियन, जिसको कहते हैं बैक टू जीरो, चलिए जीरो तो हम नहीं कहेंगे, इंशाल्लाह वी विल बाउंस बैक। यस, हाउएवर ये सीरीज तो गई ना, आज तीसरा है, मतलब अब हम बाउंस बैक कर भी दें तो वो तो अगले सीरीज वगैरह में होगा। जी T20 में आसान नहीं होगा, हमें दुनिया को देखना है। टेस्ट क्रिकेट नहीं है, एब्सोल्युटली दुनिया बिल्कुल तब्दील कर चुकी है। सोहेल भाई, ये पूरी साइंस बन चुकी है, इसकी स्ट्रेटजी और है। अच्छा, लेकिन सोहेल इमरान से भी पुराने ज़माने की T20 खेल रहे हैं। ये आकिब जावेद वाला जो मामला है, तो कब से ये जिम्मेदारी संभालेंगे? और मतलब ये पता है हमें कि ये होना तो था, लेकिन ये जल्दी से अनाउंसमेंट की गई है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी परफॉर्मेंस भी तो इतनी कोई ख़ास नहीं रही पिछले 2 मैचेस में। नहीं हुमा, ये कोई जल्दी फैसला नहीं हुआ। जब गैरी कर्स्टन का रिजाइन सामने आया था तब भी आकिब जावेद का नाम सामने आया था, लेकिन आकिब जावेद उस वक्त थोड़े से रिलेक्टेंट भी थे, क्योंकि वो गेम डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे थे, नेशनल क्रिकेट अकेडमी की तरफ। उनको लाया भी उसी के लिए गया था, और फिर वो सिलेक्टेड थे, कन्वीनर हैं सिलेक्शन कमेटी के। कुछ लॉजिस्टिक के भी मसाइल ऐसे थे कि वो ऑस्ट्रेलिया टीम के हमरा नहीं जा सकते थे, इसलिए थोड़ा सा मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया गया था कि जेसन से रिक्वेस्ट की गई थी, उनको कहा गया था कि वो करें। जेसन को भी ये ऑफर है, लेकिन शायद बात नहीं बनी कि वो ही कंटिन्यू कर लें। अब्दुल्ला, वो तो 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया के रेडियो को इंटरव्यू दिया था, और उसमें वो बिल्कुल इनकार कर चुके थे कि जी मैं पूरा साल जो है वो सफ़र में नहीं गुजार सकता, मुझे फैमिली को टाइम देना है। मैंने इसलिए रेड बॉल क्रिकेट को प्रेफर किया था कि मेरे पास वक्त होगा फैमिली को देने के लिए। तो ये जो कोचेज होते हैं जो गैर मुल्की, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो टाइम नहीं दे पाते। उन्हें अपने 2 असाइनमेंट्स मुकम्मल करने होते हैं, एक अपनी टीम के साथ रहना, दूसरा अपने फैमिली को टाइम देना। इसी वजह से गैरी कर्स्टन के साथ मामला बिगड़ा, इसी वजह से जेसन के साथ मामला हो रहे हैं। जहां तक आकिब जावेद की बात है, आकिब जावेद अब क्योंकि अबूरी कोच थे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए, अब जिम्बाब्वे में आपको कोच की जरूरत थी। अजहर महमूद पहले टीम के साथ है, लेकिन इस बात पे इत्तेफाक नहीं हुआ था कि जिम्बाब्वे के टूर के ऊपर उनको ही ये जिम्मेदारी दी जाए, इसलिए आकिब जावेद को कोशिश के बावजूद मनाया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान की तरफ से, और फिर आकिब जावेद अब वाइट बॉल की कोचिंग संभालने के लिए तैयार हैं। और वो किसी भी दिन जब टीम ने वहां पर 24 नवंबर से सीरीज शुरू होना, उससे पहले वो टीम को ज्वाइन करेंगे वहां पर जिम्बाब्वे में। इसी तरह 3 वनडे 3 T20 मैचेस की सीरीज में कोई चेंज हो सकता है सोहेल? आज के 2 मैचेस की सूरत हाल देखकर, इज देयर एनी चेंज दैट वी शुड एक्सपेक्ट इन टुडेज मैच? अब्दुल्ला, नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज आपको सरप्राइज नजर आएंगे, और वो सरप्राइज आपको मुस्तकबिल के एक जो सिमत है या मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है उसकी भी एक निशानदेही होगी। लेकिन नाम खासी कोशिश की गई थी कि जी पता चल जाए, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि आज आपको
इस वक्त तक की सूरत हाल के मुताबिक आज आपको तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से सरप्राइज चेंजेस जो हैं वो इस मैच में हम आप सरप्राइज चेंजेस वही सोच सकते हैं। अब ऑब्वियसली तीसरा मैच है, जिनको नहीं खिलाया उनको खिला देंगे, तो यही होगा। राशिद भाई आप बताइए। फिर जिनको खिलाए चले जा रहे हैं और जो जाहिर है जिन्होंने बड़ी ग्लोरी देखी है उनको जरा आराम देंगे। वो एक ही बात हुई ना, उनको रेस्ट दें और दूसरों को खिलाएं। देखिए बाबर का चेंज होना या शाहीन का चेंज होना ऑन द कार्ड लग रहा है, लेकिन जो सोहेल भाई ने कहा है कि सरप्राइज तो यही होता है ना कि कैप्टन चेंज किया है इन्होंने, तो मे बी ये भी तीनों चेंज हो सकते हैं। तो क्योंकि आखिरी मैच है, हमें ट्राई करना है। उमर बिन यूसुफ भी मौजूद है, जहांदाज खान भी मौजूद है वहाँ पे, और दूसरे प्लेयर्स भी हैं, ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये मौका है। फिर यही टीम मोरलेस जा रही है जिम्बाब्वे, तो अगर एक टफ ओपोनेंट टफ कंडीशन में ये खेल के जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा इजी हो सकते हैं। ये टीम का होता है, प्लेइंग 11 में आ गए हैं तो हमें टॉप ऑर्डर ढूंढने अपने 1, 2, 3 नंबर किस तरह से खेलने हैं। उस्मान का नंबर चेंज करके देख सकते हैं। साहबजादा फरहान ने 2 मैचेस खेले हैं, उमर बिन यूसुफ को भी हम ट्राई कर सकते हैं, हसीबुल्लाह को एज ए विकेट कीपर भी ट्राई कर सकते हैं। ये सरप्राइजेस हो सकते हैं, लेकिन सरप्राइज एक ही होगा कि रिजवान ना खेले। तो यानी वो एक रोटेशन पॉलिसी के तहत अब नसीम आप जो कह रहे हैं कि आपको ठीक नहीं लग रहे थे तो उनको रेस्ट कराया जा सकता है। देखिए रोटेशन पॉलिसी वहाँ पे आती है जहाँ टीम जीत रही हो T20 है, तो हम हार रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, प्लेयर ढूंढ रहे हैं और आने वाला फ्यूचर जैसे हम बात कर रहे हैं सीरीज का फैसला तो हो ही गया है, अब आखिरी में भी मतलब जी, लेकिन सीरीज हम तो अगर हम मैच बाय मैच देखते हैं T20 सीरीज तो हम बहुत अरसे से हार रहे हैं, बहुत कुछ हार चुके हैं। ये फॉर्मेट हमारा होता था 2007 के वर्ल्ड कप जो पहली दफा हुआ, पाकिस्तान फाइनल खेला, हम इवॉल्व नहीं करते राशिद भाई। मतलब मुझे लग रहा था कि कल किसी के जहन में परसों दोबारा से ये है कि मैं तो 10 विकेटों से मैच जिता दूंगा और उसके बाद वो चिपक के बैठ जाए और उसके बाद ना खेले और अल्टीमेटली हम मैच हार जाएंगे। दिस इज अ माइंडसेट। मतलब आपको किसी के भी जहन में जो आने वाले हमारे बल्लेबाज जो शुरू करते हैं कि जो हमारा टारगेट बड़ा छोटा सा है, ये तो हम आराम से निकाल लेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा। सोहेल भाई मतलब हम इससे पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे कि T20 एक तो ये क्रिकेट भी मुझे लगता है डिजिटल दौर की तरह है, हर रोज एक नई चीज होती है। T20 फॉर्मेट बिल्कुल बदल गया है एंड वी सीम टू बी लैगिंग। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, जैसा राशिद भाई ने भी बार बार इस चीज़ की निशानदेही करते हैं जब वो शोज में भी बैठे होते हैं कि हम बहुत पीछे चले गए हैं T20 क्रिकेट में, जो कि हमारा अपना फॉर्मेट था। अभी आप साउथ अफ्रीका और इंडिया की सीरीज देखें, तिलक वर्मा को देखें, संजू सैमसन को देखें, अब उन्होंने 283 रन बना दिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उन्हीं की होम ग्राउंड के ऊपर उनके बॉलिंग स्क्वाड के सामने, और वो किस स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं हम उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते। दूसरे से 10वें में 32 रन बना रहे हैं, दूसरे से लेकर 10वें तक। जिस मैच के तरफ कह रहे हैं और तिलक वर्मा जिसका आपने नाम लिया, ही वाज फिनोमिनल इन दैट मैच, लेकिन साउथ अफ्रीका की वो टीम जो थी T20 की, वो लग रहा था कि वो जरा जिसको कहते हैं ना वेट बिहाइंड द ईयर्स नए लग रहे थे। लेकिन नए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी हैं, तो आपने क्या कर लिया, 10 ओवरों में आप बाउंड्री नहीं मार सकते, आपका स्ट्राइक रेट इंप्रूव नहीं कर सकते, 26 बॉलों पे 16 रन करते हैं, तो कहाँ की ये क्रिकेट है। अगर आप उन लोगों की क्रिकेट देखते हैं, बेशक उनके भी मेन प्लेयर्स नहीं भी थे, लेकिन T20 के वो अपनी लीग खेलते हैं, सारे के सारे खासे अच्छे प्लेयर्स हैं। अब वेस्ट इंडीज और उनकी इंग्लैंड की जो सीरीज हुई है वाइट बॉल की, आप उसमें देख लें कि किस स्टाइल के साथ लोग खेल रहे हैं और हम लोग वही दकियानुसी जो खेला करते थे बस इस पे अब इस लकीर को और क्या पीटे, देखते हैं आज क्या होता है, क्या चेंजेस होती हैं। सोहेल भाई चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले पे कोई अपडेट है हमारे पास? आईसीसी के साथ मामलात कहां तक पहुंचे, क्या फैसला हुआ, कब तक हो जाएगा? अब्दुल्ला अगले 48 घंटों तक ये शुदीद है कि इस हवाले से फैसला हो सकता है, ख़ासतौर पर शेड्यूल के हवाले से, क्योंकि जो गैर मुसद्दक़ा चीज़ें हैं वो यही हैं कि 19 नवंबर तक हर सूरत में अनाउंसमेंट करने जाना है। आईसीसी ने अपनी तमाम ऑब्लिगेशंस जो उसकी हैं, इसकी कमर्शियल पार्टनर्स की और उसके साथ ब्रॉडकास्टर्स की, ताकि 3 महीने उनको मिल सके, उस हवाले से अगर हम देखें तो 19 नवंबर कल बनती है, तो इसलिए कहा यही जा रहा है कि अगर इस मामले को हल कर लिया गया है और तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे आए हैं, तो ये जो शेड्यूल है उसका अनाउंसमेंट हो सकता है अगले 1-2 रोज के अंदर। तो क्या तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे आ गए? यही हमने पूछा, क्योंकि अगर आप 19 नवंबर की बात कर रहे हैं वो तो कल है। राशिद भाई आपको अभी भी ये लग रहा है कि इंडिया मान जाएगी और एंड में आ जाएगी? देखिए पहले तो जो 2 दिन पहले जो हुआ है मुजफ्फराबाद का या हुंजा का, किसी जगह का, ये पाकिस्तान ने टेस्टिंग की है, डेलिबरेटली मुझे लगता है की है,
बीसीसीआई वैसे जवाब नहीं दे रहा पाकिस्तान को या आईसीसी को। इस पे बहुत जल्दी रिएक्ट किया उन्होंने कि आईसीसी को लिखा और आईसीसी से फिर बीसीबी को लिखा कि वेन्यूज चेंज किए जाएं जो ट्रॉफी का टूर है। ये मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी टेस्टिंग की है। तो है पीछे कुछ पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं जो कि सॉल्व नहीं हुई है अभी तक। इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है और दोनों गवर्नमेंट ही आपस में सॉल्व करेंगी। बोर्ड बीच में से शायद एक कोई हैसियत नहीं लग रही मुझे फिलहाल। सोहेल भाई ज्यादा बेहतर जाते बहुत डीप इनके अंदर नॉलेज है इसमें कि बोर्ड किस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों गवर्नमेंट फैसला करेंगी तो ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में मुमकिन हो सकती है। You know, they are signs, वो कहते हैं ना, this was probably one of the signs. Thank you, Rashid भाई. क्या होता है अब तो इतनी देर, थैंक यू सो मच। अब तो इतनी देर नहीं रही, अब कल तो अनाउंसमेंट हो ही जानी है। स्केड्यूल जो है विच इज़ वही हम बात कर रहे थे कि इट इज़ स्ट्रेंज, बट जब इंडिया पाकिस्तान की इस तरह बात होती है तो चीज़ें स्ट्रेंज चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं, वरना इससे बहुत पहले अनाउंसमेंट्स और स्केड्यूल जो है वो हो जाना चाहिए था। आपको बताया था ना पिछले हफ्ते, ट्रॉफी जो है वो घूम रही है, उसने अपना सफ़र पूरा स्टार्ट कर दिया है, लेकिन स्केड्यूल अभी तक नहीं आया। और बाकी मुल्कों से घूम के भी पाकिस्तान आने का तय हो चुका है, ये अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। सो होगा तो इंशाल्लाह यहीं। इनफैक्ट लाहौर फिर आलूदगी में आगे जा रहा है और पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में कल कुछ सर्टनली कमी हुई थी। सूरज भी नज़र आया, अवाम बड़े खुश थे। इसके बावजूद मुल्क का आलूदा तरीन शहर रहा। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 और फिर दिन चढ़ने के साथ 187 पे आ गया था। कल की हम बात कर रहे हैं, अब तो 1000 क्रॉस कर गया। अभी हेडलाइन में आपने देखा होगा। सो या और एक दिन पहले कुछ मसनूई बारिश की भी कोशिश की गई थी, उससे भी फ़र्क पड़ा है। हेल्थ इमरजेंसी भी है लाहौर में नाफिज और मुल्तान में भी। जुमे हफ्ते इतवार को मुकम्मल ग्रीन लॉकडाउन रहा है और दोनों शहरों में हफ्ते से अगले इतवार तक तामीरात पर बदस्तूर पाबंदी भी है। मतलब यही तो सारा सवाल है कि हम इमरजेंसी तक क्यों पहुंच जाते हैं। पहले ही क्यों नहीं पता है कि एक चीज़ हो रही है तो उसको ऑलरेडी टैकल करना चाहिए ना। नहीं जी, हम बिल्कुल एंड नहज तक पहुंचेंगे फिर इमरजेंसी हम डाल देंगे। तो ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें हुई अच्छा, हैं। इसमें हमारे शहरों इसकी पता है अभी तक हम डिटर्मिन ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी वजूहात क्या हैं। कभी कहते हैं जी 7 से हुकूमत जो है अब्दुल्ला एक सेकंड फसलें चल रही हैं। नहीं वो जो है वो स्मॉग में बेहतरी पर कुछ मुतमईन नजर आए हैं। मतलब उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ कर लिया है। इत्मीनान था, लेकिन आज तो 2 दिन की बात हाल रिवर्स हो गई है। भाई पूरा शहर बंद कर देंगे तो बेहतरी तो आ ही जाएगी ना, बट दैट इज नॉट द वे। लोगों ने कितने दिन हो जाएगा और कितने दिन हो जाएगा, लोगों ने कमाना है, खाना है, जीना है, जाहिर जिंदा रहना है। दिहाड़ीदार ने दिहाड़ी लगानी है। मतलब किस तरह से बिल्कुल ही तो मतलब कोविड तो नहीं हुआ होगा ना कि पूरी दुनिया बंद कर दो। फिर हम अपने अंदर अब भी झांक रहे हैं अपने गिरेबानों में कि किस तरह हमने शहरों का ग्रीन कवर ख़त्म किया है, किस तरह हमने सोसाइटियों पे सोसाइटियां बनाई हैं। एज इंडिविजुअल्स क्या हम मास्क लगा के फिर रहे हैं? क्या हमने अपनी गाड़ियों को दोबारा से मेंटेनेंस जो भी होती है कि ये धुआं ना छोड़ें और कुछ बेहतरी आए माहौल में, क्या हमने वो किया है? नहीं, हम नहीं करेंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन होगी ये तो लाहौर जब आते थे हम बचपन में या बीच में कभी ट्रैवल करें, अब गुजरावाला टू लाहौर एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, तो आपको लगता था कि आप एक शहर से दूसरे शहर आ रहे हैं क्योंकि बीच में शहरी इलाका नहीं होता था। यू नो, खेत खलियान देहात वो सारा इलाका आपको नजर आता था। आप गुजरावाला टू लाहौर आपको लगता है बस आप लाहौर के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं बिकॉज़ देयर आर सोसाइटीज एवरीवेयर। सारा एग्रीकल्चरल लैंड जो था जो कि हमारे इकोसिस्टम को एक बेहतर ही रख रहा है वो सब हाउसिंग सोसाइटीज हैं। सब हाउसिंग सोसाइटीज कंक्रीट। इट्स अ सैड सिचुएशन और उसके असरात जो हैं अब हम देख रहे हैं। हफ्सा उस्मान हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ लाहौर। हफ्सा, सबसे पहले तो क्योंकि ये भी हम जो नई लाहौर में रहते हैं हम समझना चाहते हैं कि पिछला ये जो अभी वीकेंड गुजरा है ये कैसा रहा? आप लोगों को वाजे डिफरेंस नज़र आया कि कुछ बेहतरी आई है बिकॉज ऑफ द ग्रीन लॉकडाउन? बिल्कुल हुमा, लास्ट जो इतवार गुजरा उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी थी, लेकिन तब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस तरह से था कि मास्क का इस्तेमाल और तब भी फ़िज़ा जो है वो मुज़रे सेहत ही थी बहुत ज़्यादा। जिस तरह 1000 पे जा रहा था, 1400 पे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जा रहा था, उससे कम हुआ 400 हुआ, तो लोगों ने भी कहा कि जी काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो गया है, लेकिन 400 भी जो है वो मुज़रे सेहत है। शहरियों को बात यही तलकीन की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल वो मत छोड़ें। अगर थोड़ा सा एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है तो उसको लाइट मत लें, मास्क इस्तेमाल जो है वो ज़रूर रखें ताकि आप इन जो मुज़रे सेहत फ़िज़ा है उससे जो है वो बच सकें।
अच्छा, ये जो ग्रीन लॉकडाउन है, ज़रा बताइएगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो सकती है लोगों को। ये बदस्तूर चल रहा है, आज भी वही रेस्टोरेंट्स 4 बजे तक खुले रहेंगे, उसके बाद टेक अवे, और उसके बाद 8 बजे तमाम दुकानें बंद। ये 8 बजे कौन कौन सी दुकानें बंद होती हैं? मतलब सिवाय मेडिकल स्टोर के तमाम दुकानें बंद हो जाती हैं या कुछ चलता रहता है कारोबार? अब्दुल्ला, मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो खुले रहेंगे और जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं वो 8 बजे तक जो है उन्होंने खोलने की इजाज़त दी है। अदरवाइज़ जो 3 दिन हैं, जुम्मा, हफ्ता और इतवार, उसमें सख्त लॉकडाउन है और तमाम जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनमें डाइन इन जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है 4 बजे। उसके बाद टेक अवे 8 बजे तक जो है वो इजाज़त दी गई है कि 8 बजे तक टेक अवे आप ले सकते हैं। बाकी अगर आप किसी ख़वातीन ने शॉपिंग करनी है तो वो 4 बजे जो है वो तमाम मार्केट्स जो है कर दी जाएंगी। जो 3 दिन हैं उन पे तो शदीद किस्म का वो सख्ती से जो है वो अमल दरामद भी कराया जा रहा है। कुछ मार्केटें खुली भी होती हैं तो हैवी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। सो फ्राइडे सैटरडे संडे है ये लॉकडाउन। आज मंडे से क्या रूटीन होगा? ये आज भी इसी तरह से लॉकडाउन होगा। 4 बजे जो है वो बंद कर दी जाएंगी दुकानें भी, और इसी तरह से सख्ती से जो है वो अमल दरामद करा रहे हैं और बार बार यही लोगों को तलकीन की जा रही है, मास्क लगाएं ताकि इन तमाम जितनी भी ये जो हमें बीमारियां, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये सब चीज़ें हो रही हैं उससे भी बचा जा सके। आज जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 495 है, जो कि मुज़र सेहत है। फ़िज़ा जो है अभी भी आलूदा है, लेकिन लोग इसको ज़रा लाइटली ले रहे हैं। अभी मैं देख सकती हूँ काफ़ी हद तक लोगों ने मास्क उतार दिए हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, जायज़ बात नहीं है। कम अज़ कम मास्क ज़रूर अभी भी लगा के रखें, क्योंकि ये अभी भी फ़िज़ा जो है वो मुज़र सेहत ही है। तो यानी अब हफ्सा हम ये समझें कि वो जो लॉकडाउन अभी वीकेंड को लगा था, फ्राइडे सैटरडे संडे को, वो कंटिन्यू कर रहा है, वो इस हफ्ते भी चलेगा, ऐसी कोई डायरेक्टिव भी आई है? हुक्मसानी जी बिल्कुल, लॉकडाउन जो है वो अभी भी उसी तरह से चलेगा। जुम्मा, हफ्ता, इतवार ज़रा सख्त कर दिया जाता है। इस नॉर्मल डेज़ में भी जो है वो लॉकडाउन की पाबंदी की जाएगी। 24 तक जो है वो इसी तरह से जारी होगा ये लॉकडाउन। ठीक है अफसा, थैंक यू सो मच। मतलब आज दोबारा से ज़ाहिर है फ़ज़ा दोबारा आलूदा हो गई है, मगर बहुत से सवालात हैं और हम भी इस पे इतना पढ़ चुके हैं, इतना समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी समझने के से कासिर हैं। शुरू में सारा इल्ज़ाम दे दिया जाता था बॉर्डर पार से आने वाली फ़ज़ाओं को और उसके बाद फसलों का जलना। अपने लिए ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। फिर आया जी 80% तो हमारी जो अपना फ्यूल कंबस्टन है उससे आलूदगी पैदा होती है। मगर सिटीज़ लाइक रहीम यार खान, मतलब कितनी कोई गाड़ियाँ होंगी और कितना फ्यूल जला रही होंगी, कितनी आबादी होगी? लाहौर की आबादी का समझ आता है मवाजना कि लाहौर में बहुत आबादी है, बहुत गाड़ियां हैं, फ़ज़ा आलूदा होगी और डिस्टेंस भी कम नहीं है। कोई रहीम यार खान लाहौर का कोई बॉर्डर तो नहीं होता ना। हाँ, मतलब ये अब ये क्या, ये स्मॉग लाहौर से ट्रैवल करके बाकी शहरों में जा रही है। भाई जब हम दिल्ली को और इंडिया को कसूरवार ठहरा रहे थे तो वहाँ से तो भी उड़ के ही आ रही थी ना, तो यहाँ भी यही कहा जा रहा है। खैर एनीवे, स्मॉग का जो मसला है ऑब्वियसली फ़ज़ाई आलूदगी वगैरह, ये सब माहौलियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज से ही मुंसलिक है। सलाल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बाकू से क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं और बाकू से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मालूम करेंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के बड़े एडवोकेट हैं। सलाल साहब, अगर आप हमें बुनियादी तौर पर समझा सकें कि ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं या अभी तक हम डिटर्मिन ही नहीं कर पाए कि ये हमारे शहरों के साथ, हमारे इलाकों के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि अब उनमें भी हो रहा है जहाँ बमुश्किल 10-15 लाख लोग रहते हैं। जी अस्सलाम एवरीवन। सो 1943 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आरी हेगनश्मिट, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जो स्मॉग है, विच मीन्स स्मोक एंड फॉग, इज समथिंग दैट इज कॉज्ड बाय, ये कॉज होती है फ्रॉम 2 प्राइमरी थिंग्स। एक जो है उसमें होते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जी? ये होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। और ये कहाँ से, वेयर डू दीज गेट क्रिएटेड फ्रॉम, ये किस तरह बनते हैं? आपको पता है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं और ये फ्यूल के इस्तेमाल से बनती हैं। बट सल्फर जो है वो जो हमारी सल्फरस कोल है, जो थर की कोल है, स्पेशली जो हमारे सारे पावर प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, तो दिस कोल इसमें सल्फरस कंटेंट बहुत हाई होता है एंड दिस इज अ वेरी हैजर्डस केमिकल जिसको आप इन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल करते हैं और इससे भी स्मॉग पैदा होती है। इसके अलावा क्लोरीन भी एक VOC है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और क्लोरीन जो है वो केमिकल्स में होती है और केमिकल्स के इस्तेमाल या केमिकल्स के बर्निंग से या कंबस्टन से
भी आपको स्मॉग मिलती है। VOCs के अलावा जो है वो आपकी एक कंपाउंड होती है जिसे आप कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है वो व्हीकल्स, मतलब आप पहले मेंशन कर रही थी कि जी जो व्हीकल्स का इस्तेमाल है उससे जो स्मॉग प्रोड्यूस होती है, ये एक सेपरेट कैटेगरी में आती है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। और ये जब आपका कैटालिटिक कन्वर्टर मतलब गाड़ी में से जो धुआं निकलता है उधर से आपको ये नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होती है। सो दीज टू थिंग्स कंबाइंड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नाइट्रस ऑक्साइड से आपको स्मॉग मिलती है। अब होता क्या है लाहौर जैसे शहर में और मुल्तान जैसे शहरों में जहां पे हाई टेम्परेचर्स होते हैं और सनलाइट भी मौजूद है, कि जब ये स्मॉग ग्राउंड लेवल पे आती है तो ये रिएक्ट करती है ऊपर से सनलाइट के साथ। आपको पता है कि आपको आजकल धुआं नजर आता है और सनलाइट नीचे तक नहीं आती। व्हाई इज दैट? इज बिकॉज ये जो सनलाइट ऊपर से आती है ये फिर इन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके ग्राउंड लेवल ओजोन क्रिएट कर देती है। ओजोन वो लेयर है जो नॉर्मली एटमॉस्फेयर पे होनी चाहिए, बट दिस देन कम्स डाउन टू द ग्राउंड लेवल और दिस बिकम्स एन ओजोन। अब दिस इज समथिंग दैट इज, मतलब आप कह सकते हैं ना कि जी इसमें लॉकडाउन होना चाहिए एक्सेट्रा। विल कम टू द सॉल्यूशंस फॉर दिस इन अ सेकंड, but this is something that can cause death to babies, to any infant. It is extremely hazardous. ये toxic है जो pregnant women है उनके लिए, और इससे आपके severe lung tissue, जो आपका lungs का tissue है, ये बिल्कुल damage हो जाता है। तो ये हम 490, मतलब last week we were at 1600। air quality index जो है ये basically measure करता है particulate matter, मतलब ये जो सारे hazardous chemicals हैं ये कितने हैं आपकी हवा के अंदर और आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जब आप 80 या 100 से ऊपर जाते हैं तो इट बिकम्स वेरी हैजर्डस। तो हम 490 या 1900 जो हमने टच किया है, विच इज द हाईएस्ट एवर इन इंडस्ट्रियल या मैनकाइंड्स हिस्ट्री, जब से मेजर होना शुरू हुआ है जी। तो दिस इज अनबिलीवेबल। दिस इज, मतलब आप कह सकते हैं एक्सट्रीमली डेंजरस एंड टॉक्सिक एंड कैन कॉज डेथ्स। ये मतलब 1950s में जब ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन हुई थी तो इसमें लोगों की हजारों डेथ्स हुई थी। सलाल साहब ये बताइएगा, ये तरीकेकार जो बताया है आपने, मतलब ये सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह, दुनिया में जहाँ जहाँ स्मॉग है यही तरीका है, इसी वजह से स्मॉग होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली की स्मॉग देख लें, चाइना में देख लें, दुबई के भी बड़े हाई नंबर्स होते हैं, यही रीजंस होते हैं हर जगह? जी बिल्कुल, दो किस्म के रीजंस होते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल, आप कह लें इंडस्ट्रियल स्मॉग है जो इंडस्ट्री की इनएफिशिएंसीज की वजह से होती है प्रोड्यूस, और दूसरी है फोटोकेमिकल स्मॉग। तो जो गाड़ियों के इस्तेमाल से हो रही है वो फोटोकेमिकल स्मॉग है, क्योंकि वहां से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा है जो ओजोन प्रोड्यूस कर रहा है। और जो इंडस्ट्रियल, मतलब कोल के इस्तेमाल से, या एग्रीकल्चर में भी, जिस तरह आप देखेंगे मोटरवे के साथ यू विल सी दीज पीपल जो बर्न कर रहे हैं अपनी फील्ड्स को, तो दैट इज ऑल्सो कॉजिंग ये जो गैसेस आपको रिलीज कर रहे हैं जो VOCs हैं, और उससे आपको फिर फोटोकेमिकल स्मॉग मिल रही है। फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो है जो आइस के साथ रिएक्ट करती है। अब हम फोटोकेमिकल आपसे पूछना चाहते हैं, अब इस सारी सिचुएशन को, इस एनवायरमेंटल हैजर्ड से भी, खैर स्ट्रॉन्गर वर्ड होना चाहिए, रिवर्स किया जा सकता है और किस तरह? वी डू नो दैट यू आर वर्किंग विद पंजाब गवर्नमेंट, तो क्या आपने आइडियाज, क्या तजवीज़ किया है उनको कि ये करें तो बेहतरी आ सकती है? I'm not unfortunately working with the Punjab government, but मैं आपको बिल्कुल ये बता सकता हूँ कि किसी सतह पे वफाक के साथ एंगेज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ बिल्कुल एंगेज है। और मैं इस वक्त कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे और उन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया, और हमारी मिनिस्टर जो है इस वक्त मैम रोमीना और सेक्रेटरी, उन सारों ने इसके ऊपर एक बहुत सीरियस स्टैंड लिया। बट इसका क्या सोल्यूशन क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो एक ही सोल्यूशन है, और ये चीज 1950s में क्लीन एयर एक्ट पास हुई थी जो इंग्लैंड और अमेरिका में भी, और 3 किस्म की आपको इसमें कानून साजी की जरूरत है। एक तो आपकी ये है कि आपने एयर के अंदर क्या चीजों का अलाउ करना है, किस चीज को आप एयर में आप फेंक सकते हैं या उसको आप एग्जॉस्ट कर सकते हैं एयर के अंदर। दूसरा जो है वो है आपका जो रेगुलेशंस ऑन गैस कंटेंट, राइट। और तीसरा जो है वो है व्हीकल एमिशंस। जब तक आप इन तीनों चीजों को, मतलब गैस कंटेंट के, आप किस जो इंडस्ट्री है वो कौन सी गैसेस को रिलीज कर सकती है ओपनली विदाउट ट्रीटिंग देम,
राइट, ये एक प्राइवेट सेक्टर का बर्डन है। और तीसरी चीज है व्हीकल एमिशंस। तो सबसे ज्यादा जो है इसमें वो इंडस्ट्री को आपने करना है रेगुलेट, राइट। ये सारी इंडस्ट्री जो आप ब्रिक किल्न्स देखते हैं, जो ये ब्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं, इनको आपने रेगुलेट करना है। और उसके बाद है व्हीकल एमिशंस, कि व्हीकल एमिशंस में कौन सी गाड़ियां का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दुनिया में 1940s या 60s या 80s के ट्रक्स नहीं इस्तेमाल होते, इसी वजह से नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान में वो बिल्कुल आम चलते हैं। तो दैट इज समथिंग। और उसके अलावा जो आपकी एयर के, ये सारा एक क्लीन एयर एक्ट ऑफ पाकिस्तान में आना चाहिए, जिसके अंदर ये दोनों चीजें गैस एमिशंस और प्राइमरी सोर्स पता कर पाए हैं। मतलब हमें चाइना की समझ आती है, इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इतनी प्रोडक्शन है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम मतलब किस लेवल पे हैं अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में कि हमारा इंडस्ट्री भी कंट्रीब्यूट कर रही है, हमारी व्हीकल भी कर रही है, हमारी क्रॉप बर्निंग भी कर रही है। फिर एक स्टडी कहती है भाई क्रॉप बर्निंग 5-6% तो कंट्रीब्यूट कर सकती है, लेकिन 80% तो व्हीकल से आ रहा है। मेजर कंट्रीब्यूटर क्या है? लेट्स टॉक अबाउट लाहौर एंड मुल्तान फॉर नाउ। जी, इट्स दैट इज एन आंसर अबाउट चूजिंग कि जी आप ब्लेम किसके ऊपर डालना चाहते हैं। सही। अगर आप इसके ऊपर फिर उसी को लेके पॉलिसी भी बनाई जाए ना। नहीं, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट आपको पॉलिसी अगर बनानी है, फ्रेमवर्क शुड बी बैलेंस्ड, होलिस्टिक बनानी है जी, बिल्कुल होलिस्टिक बनानी है। उसमें आप इंडस्ट्री, राइट, इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा रोल है, बिकॉज वो लोग जो है दे आर नॉट अ कॉमन मैन, तो वो ये बर्डन अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। आपकी आईपीपीज ये अफोर्ड कर सकती है। अभी आपने आईपीपीज के साथ एक नेगोशिएशन किया, बट किसी ने ये नहीं सोचा कि वो क्लाइमेट चेंज की बुनियादों पे करे, राइट। उन्होंने रीनेगोशिएट करे सारे इंडिपेंडेंट पावर कॉन्ट्रैक्ट्स, बट नॉट ऑन क्लाइमेट चेंज एजेंडा, राइट। इवन द जर्मन्स वुड हैव सेड कि जी आपने बिल्कुल ठीक किया, अगर आप अपनी क्लाइमेट चेंज की वजह से कर रहे हैं तो हम बिल्कुल ये नुकसान लेने के लिए तैयार हैं, राइट। सिमिलरली अब आपको बेशुमार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जो बेहतर हैं और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा एफिशिएंट हैं देन जो आपकी even your Toyotas and Hondas and other cars. But they are not affordable. But affordable तो नहीं है ना to the common man. 1.5 करोड़ रुपए से इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू हो रही है, या एक मतलब this is not what a common man can afford. That is absolutely right. इसलिए जो इस वक्त आपके बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने अभी तो बाहर से इंपोर्ट करके ये गाड़ियों को फरोख्त में इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, या वो ला रहे हैं। लेकिन जब दे इवन नो, कोई बिजनेसमैन को पता है, मतलब कि आपने जब तक इसको 20 लाख रुपए तक नहीं लेके आए, वो खाली एक तरह हो सकता है अगर आप लोकली प्रोड्यूस करें। और तीनों जो बड़े प्लेयर्स हैं वो तीनों पाकिस्तान में प्रोड्यूस करने के दे हैव कमिटेड टू इट विद इन दिस ईयर, राइट। मैं आपको 2 का एग्जांपल भी दे सकता हूं, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर एजेंडा। मतलब आपको पता ही है ये कमिटमेंट तो इन प्लेयर्स की तरफ से इन हाउस गाड़ियां बनाने की भी थी, ना सिर्फ असेंबल करने की। वो कमिटमेंट्स का कितना पास रखा जाता है, एवरीबडी नोज अराउंड अस। बट डू यू सी कि हम मतलब ये लॉकडाउन ही फिलहाल, या फिर कुछ दिन बाद मामला बेहतर हो जाएगा, या 3-4 महीने इसी तरह गुजरेंगे? और ये जो मास्क है, आप साइंटिस्ट भी हैं, जो मास्क है, कैन इट रियली प्रोटेक्ट फ्रॉम द काइंड ऑफ हैजर्डस गैसेस यू जस्ट मेंशन्ड? तो देखिए जी, मैं बिल्कुल एक केमिकल इंजीनियर हूँ, तो मास्क से आपकी बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर जो है वो ब्लॉक हो जाती है। सही। लेकिन नेचुरल गैसेस नहीं होती, जिसका कार्बन और ऑक्सीजन नहीं होते, बट जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो स्मॉग के हो जाते हैं। तो इट इज़ अ गुड प्रिवेंटेटिव मेजर, बट प्रिवेंटेटिव मेजर से बेहतर है कि आप, और लॉकडाउन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। देखिए, जो मेन इशू है वो पाकिस्तान में ये है कि अगर लॉ है भी, और पाकिस्तान के कानूनदान और अच्छे सब बहुत ओवर रेगुलेटेड, बहुत ज़्यादा लॉज हैं, और आई एम श्योर जिस तरह क्लीन एयर एक्ट है यूएस में, उसी तरह पाकिस्तान का भी कानून मौजूद होएगा। मसला जो है वो सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट का है। आपको भी मालूम है कि जो इन्फोर्समेंट है यहाँ पे कानून की, दैट हैपेंस ऑन अ सिलेक्टिव पार्टिजन बेसिस, मतलब कि आप जिसको इन्फोर्स करना चाहें। तो इस साल फाइनली जल्दी से ये बता दें सलाल कि हम ग्रीन कवर की बड़ी बात करते हैं कि हमारा बिल्कुल डिप्लीट होता गया ओवर द इयर्स, और जितना होना चाहिए वी डोंट हैव दोस काइंड ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज। वो भी अगर उस पर भी एक्सेलरेट किया जाए और उसको भी बहाल किया जाए तो बेहतरी आ सकती है। ये कार्बन और ऑक्सीजन को कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन ये बाकी जो आपकी, मैंने आपको VOCs का बताया, उसमें बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकते। तो इनको आपको पहले ब्लॉक करना है। यू हैव टू स्टॉप द इमिशन ऑफ दीज। इससे जनरली जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो अब्जॉर्ब होती हैं, और वो एक बहुत बड़ा एजेंडा के अंदर आता है, जिसका मतलब क्लाइमेट चेंज ब्रॉडली के अंदर आता है। बट स्मॉग के इशू के अंदर
खाली ग्रीन कवर से आपको कुछ नहीं मिल सकता। आपको देखेंगे लाहौर में बहुत ज्यादा ग्रीन कवर है। Got it. What is that done? सलाल, थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे। You want to add something? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। I would like to add something which is extremely important। जी, सूरह रहमान की आयत है, ज़वाजा अफनान फबिय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये एक हमारी मजहब की एक प्रायोरिटी है। अल्लाह ताला ने आपको कहा कि जो आपको हमने ब्लेसिंग्स दी हैं, आप उनको कब तक झुकलाओगे? और ये है जो हमारा इस वक्त आपको नजर आ रहा है लाहौर शहर और मुल्तान के अंदर। दिस इज द रिजल्ट of what we've done. I'm sorry to say, but ये we have to revert back to this. Absolutely जी। और हमने मतलब ये सांस लेने को, हमने हवा को कितना इससे ज्यादा क्या फॉर ग्रांटेड चीज है जिंदगी में। ये तो है ही है ना, ये कहाँ जाएगी? ये तो है ही। मगर आप देख लीजिए कि जब हम अपना उसमें हिस्सा डालते हैं, उसका बेड़ा गर्क करने पर तुलते हैं, तो फिर ये जो हवा जो इर्द गिर्द मौजूद है, जिससे भी सराउंडेड बाय, वो ही हमारे सांस लेने के काबिल नहीं रहती। Absolutely, so much to think about. हमें अभी एक ब्रेक लेनी है। We'll see you in a bit. अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम हमने हानिया आमिर ने एक ट्वीट शेयर की और मरीम नवाज, वो भी इसी हवाले से थी, और उन्होंने पंजाब सीएम मरीम नवाज को टैग भी किया। आपको बताएं कि हानिया आमिर ने पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी पर वज़ीर आला पंजाब से मदद की अपील की है, और हानिया आमिर से अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर की एक एक्स पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने हुकूमत की माहौल मुखालिफ पॉलिसियों की निशानदेही की थी। और हानिया आमिर ने अपनी स्टोरी के नीचे मरीम नवाज को टैग करते हुए अपील की कि हमें सांस लेने की ज़रूरत है। सो a lot of pressure there as well। हमारे स्टार्स वगैरह भी समझते हैं ऑब्वियसली, जब सांस नहीं आ रहा तो नहीं ना किसी को भी, आप किसी भी तबके को कहीं भी आप बिलोंग करते हो, तो वी ऑल हैव टू रेज आवर वॉइसेस। मेजर चेंजेस होने पड़ेंगे बाय द वे। जल्दी से मैंने आपको ये भी बताना है कि कराची में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर मनशियात की रोकथाम के लिए पुलिस की नफरी के साथ साथ IG सिंध के हुक्म पर K9 यूनिट को भी फाल कर दिया गया है। ये सुराग रसा कुत्तों की मदद से कैसे कार्रवाई मुमकिन हो पाएगी? हब चौकी पर हमारे नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक मौजूद हैं, सो ही इज़ गिविंग अस अपडेट्स। आज बिल्कुल कराची हब चौकी के करीब हम इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ से आपको बताएं कि सिंध पुलिस की जानिब से जो K9 यूनिट है सुराग रसा कुत्तों के लिए, वो जो है वो मुतारिफ करवाया गया है। और इन कुत्तों की मदद से ना सिर्फ शहर में दाखिल होने वाली गाड़ियों को चेक किया जाता है, बल्कि साथ साथ मशकूक अफराद को भी ये जो कुत्ते हैं वो देखते हैं, और देखने के बाद हरकत में आते हैं, और इसी हवाले से पुलिस को पॉइंटेशन भी हो जाती है। ये तमाम तर कार्रवाई कैसे होती है? इस वक्त हम बॉर्डर लाइन पर कराची की मौजूद हैं, और हमारे साथ SSP केमाड़ी कैप्टन फैजान मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं क्या एक्टिविटी यहाँ हो रही है, कब से इस यूनिट को फाल किया गया है, और इसमें जो है वो ये जो सुराग रसा कुत्ते हैं ये किस तरह से आप लोग की हेल्प करते हैं? ये बेसिकली तकरीबन इसको हफ्ता 10 दिन हो गए। 1 नवंबर से हमने इसको फॉल किया था। ये हमारे पास 8 कुत्तों का जो है वो यूनिट है K9, जिसमें कुछ स्निफर डॉग्स जो हैं वो एक्सप्लोजिव डिटेक्टर है, और कुछ जो है वो ड्रग्स नारकोटिक्स डिटेक्टर हैं। ये बेसिकली हमने इनकी टाइमिंग्स सेट की हैं और इनका पूरा एक प्लान बनाया है। और ये जितनी गाड़ियाँ जो है बलूचिस्तान से कराची में दाखिल हो रही, चाहे वो कारें हैं, चाहे वो पैसेंजर बसें हैं, चाहे वो लोकल जो बस जो हब से कराची भी चलती है, उनमें जितने भी पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको चेक किया जाता है, ना सिर्फ ड्रग्स के लिहाज से बल्कि एक्सप्लोजिव्स के लिहाज से भी। अभी आपको पता है आइडियाज़ आने वाली है, थ्रेट लेवल बढ़ा हुआ है, तो हमने भी यहाँ पे सख्ती ज़्यादा की है। और इसके साथ साथ हमारे पास रेंजर्स की चौकी भी है पीछे, वो भी चेक कर रहे हैं, इसके साथ हम भी कर रहे हैं। तो डबल एक्शन हो रहा है। उस कुत्तों से हमें ये फ़ायदा हो रहा है, एक तो ड्रग्स में काफ़ी कामयाबियाँ हो रही हैं, और जो कुत्तों के चेक करने की जो बात है, जो डेटर्स लेवल है, वो आपको पता है ट्रैवल करता है, बड़ी दूर तक तो जाता है। तो फिर जो इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाई या कोई ड्रग्स की बड़ी मिकदार कराची में ट्रांसपोर्ट करने का सोच रहे होते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा इससे रिलेक्टेंट हो जाते हैं, सोचते हैं कि सख्ती हुई है। तो उसकी वजह से एक अच्छा इम्पैक्ट अभी तक जा रहा है, और इंशाल्लाह इसको हम जारी रखेंगे, और इंशाल्लाह इसमें आपको और भी बेहतरीन नज़र आएगी। इसको हम एक टेम्परेरी सेटअप आपने देखा है, इसको हम अभी परमानेंट करने भी जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब वो परमानेंट होगा तो और भी स्मूथ अच्छे तरीके से चेकिंग होगी और उससे बेहतर कामयाबियाँ होंगी। IG सिंध की जानिब से भी जो है वो ये अहकाम दिए गए कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो ना सिर्फ CCTV कैमरे नस्ब किए जाएं, बल्कि इस तरह के जो पुलिस के पिकेट्स हैं वो लगाई जाएं। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा मैन अदनान हैदर दिखाएं कि यहाँ एक गाड़ी को जो है वो ये सुराग रसा जो कुत्ते हैं वो चेक कर रहे हैं, और मुख्तलिफ मशकूक गाड़ियों
गाड़ियों को यहाँ रोका जाता है और उसके बाद मुकम्मल चेकिंग के बाद यहाँ से गाड़ियों को शहर के अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। ना सिर्फ ये बल्कि पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि ऐसे मुख्तलिफ स्पॉट जो शहर के अंदर दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन पर जो है वो इसी तरह के यूनिट कायम किया गया है और वहाँ जो है वो पुलिस की जानिब से भी अब दीगर सिक्योरिटी इदारों के साथ साथ पुलिस भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो रही है और तमाम तर गाड़ियों को चेक करने के बाद ही शहर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। चलिए जी, ये तो अच्छा ही है, ज़ाहिर स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए जा रहे हैं, पुलिस से बेहतरी आएगी। अच्छा, आप लोग भी हमें फ़ौरन फीडबैक देना शुरू हो जाते हैं। किसी ने हमें लिखा हुआ है कि भाई हाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, लेकिन बाज़ गाड़ियाँ एज लो एज 30-40 लाख रुपए भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फैमिली कार्स अवेलेबल हैं। फैमिली कार्स अवेलेबल है? हाँ, फैमिली कार का एक मतलब होता है, फैमिली कार मतलब पीछे 2 बैठ जाएं या 3 ठुस के बैठ जाएं और आगे 2 तो होंगे बैठेंगे, अदरवाइज तो फैमिली कार इज सपोज्ड टू बी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में फैमिली कार का मतलब होता है एक उसी लेवल की छोटी गाड़ी। well, बचपन में तो हम ऐसे वो तो फिट होने का कंपटीशन हो सकता था, डिक्की में भी फिट हो जाते थे जब फिट होना होता था। ऑलराइट, ओके, बट एज ए पॉलिसी सतह पे इंकरेजमेंट इसकी दें तो कुछ शायद लोग मूव हों, शिफ्ट हों। जी, हमारे साथी सोहेल इमरान जो हमें सरप्राइज़ की बात कर रहे थे, पाकिस्तान, राशिद भाई ने गेस भी कर लिया था। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज तीसरे T20 में मोहम्मद रिजवान को आराम देने का फैसला किया गया है। सलमान अली आगा कप्तानी करेंगे, हसीबुल्ला विकेट कीपर के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, साहबजादा फरहान, बाबर आजम, उस्मान खान बाबर हैं। अच्छा जी, मोहम्मद इरफान प्लेइंग 11 में शामिल हैं। अब्बास आफरीदी, शाहीन आफरीदी, जहादात खान, हारिस रऊ, सुफियान मकीम भी आज का मैच, सुफियान डिड रियली वेल बाय द वे, सो या वो सब खेलेंगे और मोहम्मद रिजवान को ही आराम दिया है। बाकी तो सलमान के लिए सर्टनली इम्तिहान है। गुड लक सलमान, होपफुली यू डू वेल एंड हाउ अबाउट, यू नेवर नो, यू नो दिस चेंज माइट वर्क फॉर अस। और कभी नसीम को भी आराम दिया ना। हाँ, नसीम शाह का भी आपने नाम जहादात आए उनकी जगह, यस, नसीम भी आराम करेंगे। अच्छा जी, खबर जो कि आप सुन रहे होंगे और लेकिन उससे पहले कहा जाता है कि हलाकू खान ने जब बगदाद पर हमला किया उस वक्त के उलमाए कराम इस झगड़े में पड़े थे कि कव्वा हलाल है या हराम। ये कॉन्टेक्स्ट आप समझिए कि हम किन बहसों में पड़े हुए हैं आज के इस जदीद दौर में, और इतनी सदियां गुजरने के बाद भी लगता है कि हम वहीं फंसे हुए हैं। तो बज़ाहिर सूरत हाल जूं की तूं है और प्रिंटिंग प्रेस, लाउड स्पीकर से मामला शुरू हुआ, टेलीविजन पे आया, फिर घड़ियाल, फिर टेलीफोन, फिर मोबाइल फोन, फिर एयर कंडीशनर्स के बाद अब हराम और गैर शरई करार पाने की बारी आई है VPN की। इस पे पॉज इसलिए देना है कि who would have thought, who is interested, और हराम VPN। तो ये जी फतवा जो है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जानिब से आया है और काउंसिल ने फिर एक ऐसे मामले में हाथ डाला है जिसका मतलब दुनिया भर को तनकीद की दावत आम और जो है वो देना है, बनाना है अपना, और हमारे दीन का भी माजरत के साथ। एंड आई एम सॉरी, देयर आर मेनी थिंग्स जिसमें उनकी मुदाखलत की ज़रूरत थी, जो होनी चाहिए अभी भी, बट नहीं, हम VPN को जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब का कहना है कि ऐसे फतवे बहुत सोच समझ कर देने चाहिए। फायरवॉल लगा दी, फिर उसके बाद अब VPN, मुझे नहीं पता इस वक्त हलाल वाली चल रही है या हराम वाली चल रही है, तो ये भी माशाल्लाह फतवे तो हर तरफ से आ ही जाते हैं ना। ये भी अलमिया है हमारा कि पहलू जो है ना सिर्फ इतना नहीं होता कि ये सवाल और ये जवाब, फिर YouTube के बारे में बताइए, फिर पूरे इंटरनेट की सप्लाई के बारे में बताइए कि हलाल है कि हराम है। उससे पहले उन्हें ये बताना चाहिए था कि फॉर्म 47 पे आने वाला मेंबर असम्बली और वज़ीर आज़म शरई है कि गैर शरई है। VPN तो वो बाद में इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा दिया है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने। मैं माजरत चाहता हूँ, तमाम उलमाए किराम की हम इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन इस नौइयत के आइसोलेटेड फैसले करना और उसको बयान बनाकर भेजना, इससे इन इदारों की अपनी जो साख होती है वो मुतासिर होती है। मैं दरख्वास्त करूँगा उलमाए किराम से कि वो इसको रिविज़िट करें और उसके तमाम पहलुओं का अहाता करके एक मुकम्मल रिपोर्ट बनाएं। This is like shooting the messenger। वफाकी वज़ीर बैनुस्सूबाई राबता राना सनाउल्लाह की ज़ाती राय है कि VPN को वो गैर शरई नहीं समझते। मेरी ज़ाती राय ये है कि ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल या राग़ब नईमी साहब का ये मामला ही नहीं है। ये खामखा उन्होंने जो है ये अपनी राय जो है वो दाग दी है और पता नहीं क्यों उन्होंने इस राय का जो है वो इज़हार किया है। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये गैर ज़रूरी राय उन्होंने
दी है। उन्होंने इसको मुनासिब समझा कि वो हुकूमत को सपोर्ट करें, लेकिन ये उनकी सपोर्ट जो है ना, ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि ये सपोर्ट साबित हुई है, ये तो उल्टा जो है वो तनकीद साबित हो रही है। तो उन्हें ये चाहिए था कि पहले किसी से मशवरा कर लेते इस राय का इजहार करने से पहले। आप तो फिर इस राय से इतने मुतासर नज़र आ रहे हैं कि आप इसको कह रहे हैं कि ये गैर शरई है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका शरीयत से कोई वास्ता ही नहीं है, ये खामखाई उन्होंने इसे शरी और गैर शरी के चक्कर में जो है वो डाल दिया। नहीं तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि कोई गैर शरी नहीं है। आप बिल्कुल जो है वो करें, अगर आपसे कोई हिसाब होगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके ऊपर कोई आपको जो है वो गुनाह या जो है वो अपना जो है वो सज़ा नहीं होगी। आप बेधड़क करें। आप वैसे आफ्टर टेलीविजन एंड लाउड स्पीकर्स एंड एयर कंडीशनर्स तो ये एंड कैमरे तो ये नेचुरल ट्रेजेक्टरी बनती थी कि जी वीपीएन को भी बीच में डाल दो। तो इस फतवे के बाद पीटीए ने कई वीपीएन्स को बंद कर दिया है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। और आईटी इंडस्ट्री और दीगर फ्री लाइसेंसर्स को वीपीएन की रजिस्ट्रेशन की हिदायत की है। दिलचस्प बात यह है कि खुद वज़ीर आज़म और वुज़रा समेत दीगर सरकारी इदारे अपनी ट्वीट्स के लिए एक्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो कि आपको पता है कि वो बिना वीपीएन तो इस्तेमाल करना नामुमकिन हो चुका है आजकल। का कर रहे हैं ना इस्तेमाल। जी, हमें लिस्टें भी दे देंगे अगर हमने मांगी तो कौन सा हलाल है और कौन सा हराम। अगर राना सना साहब को नहीं पता ये सारा मामला हो रहा था, मतलब ये शरियाती काउंसिल को किसी ने तो ये आइडिया दिया, ऐसे अपने तई तो उन्होंने नहीं फैसला किया ना। सो वो किस सतह पे मामलात चल रहे हैं और कौन चला रहा है, इससे भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए। फिर तो जी वीपीएन जो है वो गैर शरई हो गया है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सरबराह मारूफ आलिम दीन अल्लामा डॉक्टर राग़िब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही काबिल एहतराम है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। अल्लामा साहब, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने VPN को अब गैर शरई करार दिया है। काउंसिल में मौजूद सब लोग बड़े आलिम हैं, शरई मामलात जानते हैं, लेकिन VPN तो एक टेक्निकल इशू है ना, इस पर राय देने की सबसे पहले तो यही बस एहतराम आपसे सवाल कर रहे हैं कि ज़रूरत पेश क्यों आई आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे VPN और दीगर साइट्स जो कि तौहीन रिसालत, किरदार कुशी और मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं, इनके बारे में कैटेगोरिकली हाई कोर्ट ने एक मुकदमा उमर नवाज़ बनाम डिप्टी डायरेक्टर FI में ये फ़ैसला देते हुए वजारत मजहबी अमूर को और वजारत इतलात को हुक्म दिया कि एक कमीशन या एक ऐसा ग्रुप, वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाए जो कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से सिफारिशात मुरतब करे। ये हुक्म 28 मार्च 2023 को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया और उसके नतीजे में फिर 30 मई 2023 इस्लामी ज़ाती कौंसिल में वजारत मजहबी अमूर, वजारत इतलात, FIA, PTA और इस्लामी ज़ाती कौंसिल के मुहक्किकीन पर मुश्तमिल और इस्लामाबाद के मुहक्किकीन, उलमा और स्कॉलर्स पर मुश्तमिल एक वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ सिफारिशात मुरतब की गई। और इन सिफारिशात में से एक सिफारिश ये भी थी कि PTA सोशल मीडिया वेबसाइट्स की रजिस्ट्रेशन का अमल जल्द अज जल्द शुरू करे और तमाम VPN को बंद करने के लिए बिला तख़ीर इक़दाम करे। ये आज की बात नहीं है, ये कमोबेश 1.5 साल पहले लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर बहुत कैटेगोरिकली तौहीन रिसालत के वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि नेट के ज़रिए और VPN के ज़रिए और दीगर सोशल साइट्स के ज़रिए हो रही थी, उसके हवाले से ये हुक्म दिया गया, जिसके नतीजे में गाहे बगाहे कौंसिल अपनी फैसला जात को आमतुन नास के सामने लेकर आती है। और ये जो मामला पेश किया गया जिसके हवाले से इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर बातचीत हो रही है, बुनियादी तौर पे ये चंद सवालात किए गए थे। उन सवालात के जवाब में कौंसिल के पिछले फ़ैसलों का हवाला देकर ये बात की गई, जिसमें VPN के ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल गैर शरई, गैर कानूनी और मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ हो रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इसके इस्तेमाल के हवाले से कहा गया कि यह गैर शरई है।
अलामा साहब ये भी बताइएगा कि वीपीएन पर एक फतवा देने के लिए, जाहिर है ऑब्वियसली कुछ लोग तो लोगों से बात की गई होगी, इंफॉर्मेशन ली गई होगी, हमें और देखने वालों को मुख्तसर ज़रा समझा दें कि ये प्रोसेस क्या इख्तियार किया गया, किस तरह के माहिरीन थे जिनकी मुशावरत से आप इस नतीजे पर पहुँचे कि ये वीपीएन जो है गैर शरई है। देखिए ये बात मैंने अर्ज़ की कि ये सारा मामला कौंसल के साबिक चेयरमैन डॉक्टर किबला अय्याज साहिब की सरबराही में 2023 में मुकम्मल हो चुका, और जो रिकॉर्ड हमें कौंसल का अवेलेबल है इसमें पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के अफसरान मौजूद थे, इसमें वजारत मजहबी अमूर के थे, वजारत इत्तलात के थे, FIA के थे। और FIA ज़ाहिर बात है वो एजेंसी है जो कि साइबर क्राइम को डील करती है, और इसके साथ साथ इस्लामी ज़ाती कौंसल और इस्लामाबाद के कुर्ब जवार में और पिंडी में रहने वाले मुहक्किकीन, स्कॉलर और उलमा पर मुश्तमिल एक वर्किंग ग्रुप था जिसमें 40 से ज़ायद स्कॉलर्स ने शिरकत की थी, और ये तमाम के तमाम उमूर सिफारिशात की सूरत में तय किए थे। 30 मई 2023 को तय किए जाने वाली सिफारिशात बाद अज़ां इस्लामी निज़ाती कौंसल के 6 और 7 जून 2023 के इजलास में रखी गई ज़िमनी एजेंडा आइटम नंबर 5 के तहत, और फिर कौंसल ने कुछ तरामीम और कुछ तब्दीली के साथ उन तमाम सिफारिशात को अपनी कार्रवाई का हिस्सा बनाया, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ को उन सिफारिशात को भेज दिया गया। साहब हम तारीख़ देखें तो किसी ज़माने में लाउड स्पीकर हराम करार दिया गया, फिर रेडियो, TV, इंटरनेट, मतलब यूट्यूब, कैमरा जिसके थ्रू आप हमसे अब मुखातिब हैं। अब उलमा के अपने यूट्यूब चैनल्स हैं जिससे डॉलर्स भी आते हैं, और वो चाहे उन्हें फ़लाही कामों के लिए इस्तेमाल करते हों या ना करते हों, ज़ाहिर है वो अलग बहस है। लेकिन क्या चांस है कि मुस्तक़बिल में VPN से मुताल्लिक मौक़िफ़ बदला जा सकता है? देखिए VPN का इस्तेमाल चूँकि अक्सर या ज़्यादा तादाद में या मिकदार में गैर शरई उमूर में हो रहा है। मेरी आज ही PTA के एक माहिर से बात हुई है, उसने ये बताया कि रोज़ाना की बुनियाद पे VPN के ज़रिए 15 मिलियन लोग या 15 मिलियन दफ़ा हिट किया जा रहा है गैर मुहज़्ज़ब, गैर अखलाकी साइट्स को चेक करने के लिए। और इसी ही तरीके से चूँकि ये लोकेशन को छुपा देता है, ज़ाहिर नहीं होने देता कौन कहाँ से क्या चीज़, कौन कहाँ से कार्रवाई कर रहा है, तो बुनियादी तौर पे जब हम इस तरह के तकनीकी अमूर के बारे में बात करते हैं तो हकीकत में उसका अमल ही उसके शरई या गैर शरई होने का बता रहा होता है। हाँ, अगर VPN को आप रजिस्टर कर देते हैं और VPN के ज़रिए से आप पॉजिटिव एक्टिविटी करते हैं, इवन अगर आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं, तो उसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लाउड स्पीकर को किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल में लेकर आएँ, लेकिन लाउड स्पीकर आप लाउड स्पीकर एक्ट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पे उस पर मुकदमा भी बनेगा और उस पर सज़ा भी होगी। तो असल में इस्तेमाल को देखा जाएगा, चूँकि VPN का इस्तेमाल कसीर तादाद में या अक्सरियत की बुनियाद पर, जिस तरह अरबी ज़बान का मुहावरा है लिल अक्सर हुक्मुल कुल, के अक्सर के लिए कुल का हुक्म ही लगा दिया जाता है, तो इसलिए पूरे इस VPN के मामले के हवाले से कहा गया कि यह गैर शरई है। अगर हम इसको कैटेगरी के लिए आगे तकसीम करना चाहें तो हमारे सामने बहुत वाज़ेह अंदाज में 2 तकसीम आ जाएगी, चाहे रजिस्टर्ड VPN है चाहे गैर रजिस्टर्ड VPN है। अगर इसके ज़रिए गैर मुहज़्ज़ब, गैर अखलाकी साइट्स तक रसाई हासिल करने की कोशिश की जाती है, करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ बात की जा रही है, या तौहीन मज़हब के मुख्तलिफ वाक़यात को इसके ज़रिए फैलाया जा रहा है, तो ये मुकम्मल तौर पे गैर शरई होगा। हाँ, अगर एजुकेशन के लिए और राब्ताकारी के लिए और अपने पैगाम, पॉजिटिव पैगाम को पहुँचाने के लिए अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसमें कबाहत नहीं देखी जा रही। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राग़िब नईमी साहब। सर्टनली सर, VPN के थ्रू कोई गैर अखलाकी मवाद तक रसाई हासिल करे या बग़ैर VPN के, वो इट्सेल्फ गैर अखलाकी मवाद या पॉन या एट्सेट्रा, वो गैर शरई है और गैर अखलाकी भी है। वरना VPN तो ही इस्तेमाल हो के हमारे लीडर्स जो हैं वो ट्वीट्स भी कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, अगर चूँकि आप रजिस्टर्ड इस्तेमाल करेंगे इसलिए वो शरई है। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
कोई ये पेनफुल कहानी है वैसे। डस्का के गांव में कोटली मरला इलाका, बताएं। 3 दिन पहले ससुरालियों के हाथों बहू के इंतहाई बेरहमाना कत्ल ने सबको हिला कर रख दिया है। यकीन नहीं आता कि कोई इंसान इस हद तक भी संगदिल व जालिम हो सकता है, वो भी सगी खाला और खालाजाद बहनें। सगी खाला मतलब खाला के घर शादी हुई थी, तो बेसिकली सगी खाला ने बहू के कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया है। ससुरालियों ने ना सिर्फ 9 माह की हामला बहू को कत्ल किया बल्कि लाश के टुकड़े किए, बोरियों में डाले और उन्हें करीबी नाले में बहा दिया। शनाख्त के डर से ससुरालियों ने बहू के चेहरे को भी जला दिया बेसिकली, ताकि ना पता चले। मकतूला का शौहर और खालाजाद कदीर सऊदी अरब में रहता है और ज़ारा लड़की का बाय द वे नाम है। उमर एजाज हमारे साथी हैं, उनसे करते हैं मज़ीद के। पुलिस ये बताइएगा इस मामले की तह तक कैसे पहुंची? क्या एक पॉइंट था, कोई ऐसी इत्तला थी जिसकी वजह से शक अपने ही घर वालों पर हुआ? कैसे पता लगा ये सारा मामला खुला कैसे? ज़ारा जो है ये 4 साल कबल शादी हुई थी, एक बच्चा इनका 2.5 साल का। शादी के बाद ये खुशी से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जब राब्ता उसका इस्टेब्लिश नहीं होता अपनी बीवी के साथ, तो फिर वो दोबारा अपने ससुराल राब्ता करता है। अपने ससुर से उसकी बात होती है, उसने बताया कि मैं राब्ता कर रहा हूँ, ज़ारा से राब्ता नहीं हो, ज़रा चेक करे जाकर वहाँ पर क्या मामला है। जिस पर ज़ारा के वालिदैन जो है वो वहाँ पर पहुँचे, कोटली मरला उसके ससुराल में, और जाकर उन्होंने पूछगिछ की तो वो वही मौका अपनाया गया मुल्ज़मान की जानिब से कि ज़ारा जो है वो 10 तारीख का वाक़या, ये 10 नवंबर को ज़ारा 7 बजे घर से गई है, उसके बाद वापस नहीं आई, वो अपनी मर्ज़ी से गई है। जिस पर चूँकि जो लड़की है मकतूला, उसके वालिद खुद एक पुलिस ऑफिसर हैं, ASI हैं पुलिस में, उनको तशवीश लाहक हुई इस पर, और उन्होंने फ़ौरी पुलिस से रब्ता किया कि इस तरह उनकी बेटी जो है वो इन लोगों ने जो है उसको कहीं गायब कर दिया है। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया मुल्ज़मान के खिलाफ। जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो इसमें मुद्दईया जो है वो ये कोशिश करती रही है कि मैं मुद्दई बनूंगी, मेरी बहू जो है वो लापता हुई है, मेरे घर से गई है। तो पुलिस को यहाँ पर एक थोड़ा सा शक हुआ कि ये बार बार क्यों इस बात को इंसिस्ट कर रही है कि मुद्दईया खुद बनना चाहती है। क्योंकि लड़की का वालिद मौजूद था तो राइट तो पहले उनका बनता है, लड़की के वालिदैन का। तो यहाँ पर पुलिस को थोड़ा सा शक पड़ा और जिसके बाद पुलिस ने इन मुल्ज़मान को हिरासत में लिया। अच्छा, इसमें सारे जो हैं मकतूला और मुल्ज़िम सब एक ही ख़ानदान के लोग हैं, और ऐसे वाक़यात में हमने अक्सर देखा है कि मकतूला के लवाहिकीन जो हैं वो कातलों को माफ़ भी कर देते हैं। तो मुल्ज़िम मरने वाली की माँ की सगी बहन है, शौहर की सगी माँ है, क्या यहाँ भी माफ़ी की तरफ बात जाती है? आपको लग रहा है कि ऐसा ही हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, ऐसी तो कोई बात अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि मुद्दई जो है लड़की के वालिद बने हैं, और जिस तरह ये जुल्म बर्बरियत का जो है वो ये अमल किया गया मुल्ज़मान की जानिब से, तो मुझे नहीं लगता, हमें ये लग नहीं रहा कि माफ़ी का कोई मामला आगे चलेगा। ये बात दुरुस्त है कि जो है लड़की की वालदा और सास आपस में सगी बहनें हैं, और लड़का जो है उसकी सगी माँ है जो खामद है उसका। लेकिन बात इस तरह की जो हमें इस जो सर्कमस्टांसेस है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये नहीं लग रहा कि इसमें जो है जो मुद्दई हैं वो राज़ीनामे की तरफ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब से शादी हुई है तब से इनके आपसी मामला ठीक नहीं थे दोनों ख़ानदानों के। क्योंकि जो लड़के की माँ है, जो मुल्ज़मा है, कदीर की वालदा जो है, मुल्ज़मा सुगरा जो है, वो उसको ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि वो दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी क्यों रह रहे हैं। मुल्ज़मा ने जो पहला मौक़िफ़ अपनाया दौरान तफ्तीश, उसने ये ज़ारा पे इल्ज़ाम लगाया था कि ज़ारा चूँकि जादू टूना करती थी, उसने हमारे ऊपर, हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में मौत जो हुई हैं वो इसी की वजह से हुई है। हमारे घर में अशिया जो है वो चीज़ें घर के इस्तेमाल की टूट जाती थी। हमारे घर में जब से इसकी शादी हुई है परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बहुत शुक्रिया आपका उमर एजाज, मतलब सफ़ाकी की इंतहा देखिए। और क्या कहा ये भी जा रहा है, बहुत शुक्रिया, कहा ये भी जा रहा है कि तकलीफ ये थी माँ और बहन को कि मियाँ के साथ मियाँ उसको खुश रखता था, चली गई बाहर, और फिलहाल तो माफ़ी की तरफ मामला जाता हुआ नहीं नजर आ रहा। नहीं होनी चाहिए माफ़ी किसी की भी इसमें, मतलब जिस तरह उसको काट के बोरियों में डाल के। टुमारो इंशाल्लाह।